नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थोड़ा सा ट्रिकी भी है बट हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। लुक एट द स्क्रीन्स। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेक्शन नंबर 135। ये टॉपिक स्कूल कॉलेजेस में भी कई बार दिया जाता है आपको कि आइए इसके ऊपर कुछ बोलिए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक डायलॉग हमने बचपन में सुना होगा, बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, वी ऑल्सो हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड सोसाइटी। तो उसी लाइन पर जब पीटर ड्रकर, एक बहुत फेमस मैनेजमेंट के जो ऑथर थे, उसी लाइंस पर ये कॉन्सेप्ट आधारित है दैट कंपनीज को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सीएसआर भी करना पड़ता है। दैट इज यू हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम सारा फायदा पा रहे हो एनवायरनमेंट से, रिसोर्सेज रॉ मटेरियल्स एनवायरनमेंट से मिल रहे हैं, तुम्हारा प्रोडक्ट्स एक्सटर्नली बिकता है सोसाइटी में लोगों के पास, तो तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी होती है सोसाइटी के प्रति कुछ। जैसे अगर मैं बोलूं सर व्हाट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर महिला आश्रम को डोनेशन देना। अरे सोच छोटा करो, और मतलब बड़ा करो, मतलब छोटा मत करो। क्योंकि यहां पर हम जब बोल रहे हैं कि सिर्फ डोनेशन देना इज नॉट सीएसआर। एक कंपनी है बहुत पोल्यूशन करती है, गंगा नदी के पास ही उसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, और पोल्यूशन से पूरे जल को प्रदूषित करते जा रही है, ये सीएसआर हुआ? नहीं, ये तो तुम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का खंडन कर रहे हो। यू आर वायलेटिंग योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो सीएसआर में आप एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हैं, आप इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हैं, आप सोसाइटी के प्रति भी ध्यान देते हैं। तो आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है सीएसआर के अंदर। तो क्या सीएसआर माना जाता है, क्या करने से माना जाता है कि कंपनी ने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की? हमारे कंपनी लॉ में एक शेड्यूल 7 है। आपने शेड्यूल नंबर सुना होगा, 3 सबने सुना है, वो पीएल बैलेंस शीट के बारे में जब सुनते हैं। शेड्यूल 7 टू कंपनीज एक्ट, सर ये क्या करता है? इट कंटेन्स एन इलस्ट्रेटिव लिस्ट, लिखते रहना। शेड्यूल 7 कंटेन्स एन इलस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज, मतलब कंप्लीट लिस्ट नहीं है, इस लिस्ट के अलावा भी कुछ आप करते हो तो भी वो भी सीएसआर माना जाएगा। बट शेड्यूल 7 कंटेन्स एन इलस्ट्रेटिव लिस्ट। दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, ये भी मैंने क्लियर कर दिया, वरना पता है लोगों को क्या लगता है, अच्छा कोई अगर ऐसा काम कर रहे हैं जो शेड्यूल 7 के लिस्ट में नहीं है तब सर ये सीएसआर नहीं है। ऐसा नहीं है। शेड्यूल 7 contains an illustrative list of CSR activities. This list is not exhaustive. ये लिस्ट बड़ा है, इसको बहुत लिबरली इंटरप्रेट किया जाता है। ये लिस्ट पूरा कंप्लीट लिस्ट नहीं है, ये एक उदाहरण दिया हुआ है, ये टाइप की एक्टिविटीज सीएसआर माने जाते हैं, हम लोग देखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सीएसआर किस कंपनी के लिए कंपलसरी है, कि कितना मिनिमम खर्चा उसको करना ही पड़ेगा। तो कोई कोई बुक्स में सब लिखा हुआ भी होगा, पर बाकी लोग देखो, सर्टेन कंपनीज, अब वो सर्टेन हम लोग पढ़ेंगे कि कब कब क्या होने से वो सर्टेन माना जाता है। सर्टेन कंपनीज हैव टू स्पेंड मिनिमम, मिनिमम कितना, 2% ऑफ, क्या चीज का 2%? एवरेज नेट प्रॉफिट्स। ओके, सारा चीज एक ही में कंप्लीट कर दे रहा हूं। बिफोर टैक्स, फिर एक ब्रैकेट कर लेना और बहुत क्लियरली लिख देना इस लाइन को, प्रॉफिट्स फ्रॉम ओवरसीज ब्रांच एक्सक्लूडेड, यानी फॉरेन ब्रांच से जो आपके नेट प्रॉफिट्स हो रहे होंगे वो अगर कभी केस स्टडी में दिए रहे, एक्सक्लूड कर दीजिएगा। जो इंडिया के भूमि से आपको नेट प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स हैं, उसका 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एवरेज जब मैं बोल रहा हूं तो कुछ चीज का एवरेज होगा ऑफ लास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 सालों का जो एवरेज नेट प्रॉफिट्स है बिफोर टैक्स, एक ब्रैकेट में मैंने कीवर्ड लगाया, प्रॉफिट्स फ्रॉम ओवरसीज ब्रांच एक्सक्लूडेड, मैंने यहीं पर लिख लिया, ऑफ लास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 सालों का पहले एवरेज निकालो। अब आप देखोगे पिछले 3 सालों में किसी साल लॉस भी हुआ होगा। सर मतलब, मैं अगर बोलूं, सुनो प्लीज ध्यान से सुनना, 12 करोड़, ठीक है, 14 करोड़ कितना हो गया, 26, और लास्ट ईयर हो गया था सपोज हमारा बीच में लॉस, 2 करोड़ का लॉस, तो भी 24 करोड़ का प्रॉफिट है।
कैसे निकला प्रॉफिट? एवरेज नेट प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स, हाँ 26 माइनस 2, 24 का 3 से डिवाइड हुआ तो उसका 2% होगा। अगर एवरेज बोला होगा, एवरेज में तो हो सकता है बीच में उस एवरेज में किसी साल बीच वाले साल में लॉस हुआ था आपका, तो भी वो एवरेज में तो प्रॉफिट ही हो रहा है। 2% मिनिमम आपको करना कंपलसरी है सर्टेन कंपनीज। 26 माइनस 2 कितना हुआ? 24 करोड़। 24 करोड़ का 2% इस साल आपको स्पेंड करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। अगर कोई कारण से हमारा बने हुए कंपनी को बने हुए ही 2 साल हुआ है तो 2 साल का एवरेज निकलेगा। सर अगर मेरा 1 ही साल हुआ है कंपनी को बने हुए, तो 1 साल का भी जो भी नेट प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स है एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम ओवरसीज ब्रांच, उसका 2% निकालोगे और कंट्रीब्यूट करोगे। ये क्लैरिफिकेशन पहले नहीं था पर आजकल आ गया लास्ट कई साल से। अगर तुम्हारे 3 साल नहीं हुए, जितने साल हुए है ना उसका एवरेज निकालो और उसका 2% लगा दो। ये मिनिमम तुमको करना है। सर कहां खर्चा करना है, कहां खर्चा करना है बताओ? ये रहा शेड्यूल 7 वाले एक्टिविटीज में जो इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, या कोई ऐसा एक्टिविटी जो शेड्यूल 7 में मेंशन नहीं है वो भी सीएसआर माना जाएगा अगर वो शेड्यूल 7 वाले एक्टिविटीज टाइप का ही एक्टिविटीज है, नाम एग्जैक्टली सेम नहीं होगा तो भी चलेगा। शेड्यूल 7 is giving us, ये लाइन याद रखना, illustrative list. The list is not exhaustive. The list is interpreted liberally, broader sense में। लैंग्वेज मिल रहा है? तो शेड्यूल 7 कॉर्पोरेट सोशल कर दिया मेरे से, अच्छा बाद में कर लेगा। शेड्यूल 7 is containing an illustrative list of CSR activities. The list is not exhaustive. और certain companies को ये स्पेंड करना पड़ता है। लैंग्वेज मिल रहा है आपको? कैन यू सी द लैंग्वेज? बोलो हाँ या ना। अब ये सर्टेन कंपनीज कौन सी है, ये लिख लिया था इतना। सर्टेन कंपनीज को मैं थोड़ा आगे ले जाता हूं। सर्टेन कंपनीज में आएगा, इधर देखो बोर्ड देखना ध्यान से, जिसका नेट वर्थ कुछ लेवल के ऊपर हो और क्या है, और टर्नओवर जो भी उसका लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, टर्नओवर एक लेवल के ऊपर हो, और एक और वर्ड आएगा, और नेट प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स एक लेवल के ऊपर हो, ऐसे बनाना सर्टेन कंपनीज में। और ये नेटवर्थ और टर्नओवर कौन सा साल का देखना है? 3 साल का एवरेज नहीं, लास्ट ऑडिटेड एफएसटी, लास्ट ऑडिटेड एफएसटी, पिछले साल का एफएसटी देखा जा रहा है बेसिकली। ये सब क्या चीज के देखे जा रहे हैं? नेटवर्थ। तो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए नेटवर्थ का डेफिनेशन, मैं बाद में रिपीट करवाऊंगा, हम लोग इनिशियल क्लासेस में किए थे सम एक्स्ट्रा डेफिनेशंस बोलकर या न्यू डेफिनेशंस बोलकर। जिसका नेटवर्थ इतने के ऊपर हो, या टर्नओवर यानी कि बेसिकली सेल्स इतने के ऊपर हो, वो भी इस साल का नहीं, सब में ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। या नेट प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स नहीं देखा जाता है, कौन सा देखा जाता है? बिफोर टैक्स। तो ये ट्रिगर्स अगर हमारे अटैच हो जाते हैं तो उन कंपनीज को सीएसआर में स्पेंडिंग कंपलसरी हो जाता है इस साल। पिछले साल अगर ऐसा हुआ है तो इस साल स्पेंड करना है। एंड रिमेंबर, मैं बोल रहा पिछले साल अगर ऐसा हुआ है तो इस साल स्पेंड करना है, पर स्पेंड कितना करना है? वो 2% ऑफ लास्ट ईयर्स नेटवर्थ या लास्ट ईयर्स टर्नओवर नहीं है। स्पेंडिंग का फिगर क्या है? वापस बोलो मेरे साथ, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 इयर्स। और ये नेट प्रॉफिट्स इज बिफोर टैक्स एंड इट डजंट इंक्लूड प्रॉफिट्स फ्रॉम ओवरसीज ब्रांच, बिकॉज जो भारत में आपके प्रॉफिट्स हुए हैं वो आपको भारत में ही स्पेंड करने हैं। थोड़ी देर बाद पढ़ोगे आप कि आप इंडिया के बाहर जो सीएसआर स्पेंड करते हो ना, कि वहां बहुत पॉवर्टी था, हम वहां भिखारियों को दान दे के आ गए लंदन में, वो सीएसआर नहीं है। अपने देश में खर्चा करो। हम ऐसे भी बाहर वाला प्रॉफिट्स पे इंक्लूड नहीं कर रहा था, यहाँ वाला प्रॉफिट्स यहाँ के देशवासियों पर खर्चा करो। अब उसके एक्सेप्शन है, कई बार इंडिया के बाहर वाले खर्चे भी अलाउड हो जाते हैं, वो हम लोग देखेंगे 1.5 घंटे बाद आज अगर टाइम बचा। पर ब्रॉडली स्पीकिंग, डिड यू अंडरस्टैंड? एनडब्ल्यू, टर्नओवर, एनपीबीटी। व्हाट इज एनपीबीटी? नेट प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स। वो भी नेट प्रॉफिट्स कौन सा वाला? ये सम का पार्ट होता है केस स्टडी में, इसलिए पहला लाइन में सिखा दिया। नेट प्रॉफिट्स कौन सा वाला? नहीं 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 नहीं, वेरी बैड। ये नेट प्रॉफिट्स लास्ट 3 इयर्स का नहीं है, ये लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है। मतलब ये हो रहा है क्या तुमको इस साल सीएसआर स्पेंड करना है ट्रिगर लिमिट डिसाइड करने के लिए।
सर आप 3 इयर्स बोला था ना, 3 इयर्स हो रहा था, कितना अमाउंट तुम सीएसआर में खर्चा करेगा, दैट इज 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, जिसका 3 साल नहीं हुआ लास्ट 2 इयर्स, जिसका 1 ही साल हुआ लास्ट 1 ईयर का। ये हो रहा है ट्रिगर लिमिट कि सीएसआर के अंदर तुमको स्पेंड कब करना है, जब तुम्हारा इन तीनों में से कोई भी एक, ऑल 3 नहीं, तीनों में से कोई भी एक अगर तुम्हारा बढ़ जाता है। एंड पता है बड़ी बड़ी कंपनीज ये सीएसआर का खर्चा करती कैसे है आपको रियल लाइफ में, जैसे रिलायंस हो गया या बड़ी बड़ी, इन लोगों ने ना सेक्शन 8 कंपनी बना लेती है मार्केट में, जैसे रिलायंस फाउंडेशन, टाटा वाले टाटा फाउंडेशन के थ्रू करते थे, बड़ी बड़ी एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, सब सीएसआर स्पेंडिंग करते हैं। ज्यादातर लोग या तो सेक्शन 8 कंपनी के थ्रू करते हैं या इन लोग कोई ट्रस्ट अपना बना लेते हैं अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट या सोसाइटी अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, और उसके थ्रू सीएसआर का काम करते रहते हैं। पढ़ोगे आप लोग इसके बारे में भी। तो पहले पूरे बैच को पता चल गया सीएसआर अब ट्रिगर कब होता है, यानी व्हेन अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू स्पेंड ऑन सीएसआर दिस करंट ईयर, either of the three is triggered, and how much it has to spend, that is 2% of average net profits of last 3 years. सर ऊपर क्या था तब, ऊपर नेट प्रॉफिट्स एज पर लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी करंट ईयर करना है नहीं करना है, पिछले साल का प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स फ्रॉम इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस देखो। नहीं सर मेरा बाहर है तो ऑपरेशंस, पर वो वाला पोर्शंस नहीं आएगा ट्रिगर लिमिट डिसाइड करने के लिए, पक्का। एंड एक बात बता दूं, जिस भी कंपनी में ये सीएसआर स्पेंडिंग जो नेट एनडब्ल्यू या टर्नओवर या एनपीबीटी लग जाता है ना, वहां पे एक कमेटी बनाना पड़ता है, सीएसआर कमेटी। इस कमेटी में डायरेक्टर्स लोग मेंबर्स होते हैं, इन लोग ना पॉलिसी बनाते हैं सीएसआर का, रिकमेंड करते हैं पॉलिसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, एंड बोर्ड को अगर सही लगता है तो बोर्ड अप्रूव करता है। तो एग्जाम में एक बार उल्टा क्वेश्चन आ गया, व्हेन इज अ कंपनी रिक्वायर्ड टू फॉर्म सीएसआर कमेटी, आंसर पता है क्या निकला, when net worth या turnover या net profits before tax is greater than equal to so and so figures, then CSR committee is formed. सर ये तो आंसर उसका था ना कि हमें CSR स्पेंडिंग मैंडेटरी हो जाती है, यस, और उसी समय हमें को क्या बनाना पड़ता है, CSR कमेटी। कमेटी में डायरेक्टर्स होता है, पढ़ेंगे कितना डायरेक्टर्स है, कॉम्पोजिशन पे क्वेश्चन आता है, एंड ये कमेटी फॉर्म करेगी पॉलिसी, रिकमेंड करेगी बोर्ड को कि देखिए आप लोग फाइनली तो आप ही का क्या चलाएंगे आप कंपनी को, कितना आपको क्या अच्छा लग रहा है, फिर बोर्ड अप्रूव करेगा पॉलिसी को। और भी रोल है कमेटी का, पर ब्रॉडली दे आर रिकमेंडिंग द पॉलिसीज टू बोर्ड एंड बोर्ड इज फाइनली अप्रूविंग इट। तो बोलो यहां तक ऑल कूल, पक्का। तो अब आगे बढ़ते हैं, इधर आओ जल्दी से, यहां से यहां देखो जो हम पढ़ा दिया, अब फिगर्स देखो ध्यान से, ये लर्न है, कॉपी में इसको लर्न कैटेगरी में लिखोगे, दिस इज लर्न कैटेगरी इन योर कॉपी। पता है ये वाले फिगर्स में एक कैच है आपको, जब बिकॉज आई वॉज अटेंडिंग अ सेमिनार इन दिल्ली, मैंने बताया ना मैंने कंपनी लॉ के ट्यूशंस लिए, अरे सो कॉल्ड ट्यूशन सेमिनार इन 2013, फिक्की हाउस जल गया था बीच में 2017-18 में, तो वहां पे हमें सेमिनार में मौजूद था सचिन पायलट, उस समय कांग्रेस के वो जो थे, ही वाज द मेन आर्किटेक्ट बिहाइंड द न्यू कंपनीज एक्ट। तो वो एक लाइन दिए, हमने बड़ी कंपनीज के लिए सिर्फ सीएसआर मैंडेटरी करवाया है, रुको फिर वो पढ़ते हैं माइक में, ही वाज रीडिंग, आई हैव सीन माई सेल्फ, नेटवर्थ इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाउ मेनी करोड़, 500 करोड़, और कौन सा नेटवर्थ है ये, लास्ट ऑडिटेड एफएसटी का। टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 करोड़, और है, और हाँ मतलब दोनों में से कोई भी एक लग जाए, ये तो सच्ची में बड़ा बड़ा कंपनी का है। सर नेटवर्थ और टर्नओवर हम याद कैसे करेगा, याद रखना टर्नओवर बड़ा फिगर होता है, वो 1000 से एसोसिएटेड है, 500 से एसोसिएटेड है। फिर सचिन पायलट चुपचाप है ना नेक्स्ट लाइन में जा रहे थे, पब्लिक चिल्लाया मेरे सामने, सर व्हाई डोंट यू रीड द थर्ड क्लॉज, थर्ड क्लॉज में देखो क्या होशियारी किया है, नेट प्रॉफिट्स, और ये कौन सा नेट प्रॉफिट्स है मैं समझा के आया था, बिफोर टैक्स ओनली फ्रॉम इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस, ओवरसीज ब्रांच आर का नॉट कवर्ड हियर, नेट प्रॉफिट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 करोड़ पिछले साल का अगर हो, और ये नेट प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स होता है। तो सचिन पायलट जी सुनो, बड़ा कंपनी छोड़ो, छोटी मोटी कंपनीज भी कवर हो जाएगी, 5 करोड़ कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है। देखो वो दोनों तो 500,000 में था, तो सबको लगा सीएसआर कंपल्सरी सिर्फ बड़ी कंपनीज के लिए हुआ है, पर एक्चुअली में बहुत सारे मीडियम साइज कंपनीज में भी ऐसे नेट प्रॉफिट्स होते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 5 करोड़, तो वहां पर भी सीएसआर स्पेंडिंग लगता है, और ऐसी कंपनीज को क्या बनाना पड़ता, अंडरलाइन किया, सीएसआर कमिटी ऑफ द बोर्ड
consisting of 3 or more directors, 3 or more directors, तो यहां पर CSR कमिटी बनाना पड़ता है of 3 or more directors, 3 या 3 से ज्यादा डायरेक्टर्स का यहां पर कमिटी बनाना पड़ता है। लैंग्वेज मिल रहा है? 3 या 3 से ज्यादा डायरेक्टर्स का यहां पर कमिटी बनाना पड़ता है। वन विल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आउट ऑफ 3, ये वर्ड समझा दूंगा आपको, पहले लिख लो। सीएसआर कमिटी में ना आपको एग्जाम में चूज करने आता है क्या कॉम्पोजिशन सही है या नहीं है। क्वेश्चंस में आप देखोगे तो मिनिमम 3 डायरेक्टर्स है, बट उनमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना पड़ेगा। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट आप सेक्शन 149 में पढ़ोगे, सीएमए फाइनल में है, सीएस में भी है, और सीए वाले लोग इसको फाइनल लेवल में पढ़ते हैं। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या होता है, लैंग्वेज सुनो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में अगर कोई पूछे, आईडी आर पार्ट टाइम डायरेक्टर्स, पर रुको रुको, हर पार्ट टाइम डायरेक्टर्स ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट नहीं होता। हु सैटिस्फाई सम कंडीशंस, तो समझ गए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए कुछ कंडीशंस आपको पालन करना पड़ता है, तब आप बनाते अपने आप को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मानते हैं। पार्ट टाइम मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, जो आते हैं बोर्ड मीटिंग में अपना एडवाइस देते हैं, चले जाते हैं, जो डे टू डे मैनेजमेंट और में इंगेज्ड नहीं है। तो एक ऐसा डायरेक्टर रखना ही पड़ेगा जो पार्ट टाइम हो। ब्रैकेट में एक वर्ड और लिख देता हूं, नॉन एग्जीक्यूटिव, क्योंकि होल टाइम एंड एग्जीक्यूटिव आर यूज सिनोनिमसली। पर अगर आप पार्ट टाइम है तो क्या आप ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट बन जाएंगे? याद रखना, कॉम्पोजिशन आएगा एग्जाम में एक क्वेश्चन, हर पार्ट टाइम क्या इंडिपेंडेंट होता है? नहीं। सही, तो वही बात लग रहा है, बचपन में सीखे थे, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। सुने हो बचपन में कभी लाइन, सोशल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, दे आर नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। एक फ्रेंड को बोला बर्थडे पार्टी में आ जा, पार्टी कैंसिल हो गया तो केस कर पाएगा? लाइन है वो, याद है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो वैसे ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हु सैटिस्फाई सर्टेन कंडीशंस। लैंग्वेज मिल रहा है? 3 डायरेक्टर्स, 1 विल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आउट ऑफ दीज 3। अब आगे लिखता है वेयर अ कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओ, जिस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना ही नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हर कंपनी को नहीं रखना पड़ता है, ये भी पढ़ोगे 149 में, तो वहां पर ओनली ग्रेटर देन इक्वल टू 2 डायरेक्टर्स, वहां इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रखना है। तो एमसीक्यू कई बार आएगा और आपको वहां पे बोलेगा सीएसआर कमेटी में कितने डायरेक्टर्स होना चाहिए, एक स्टोरी लिखा रहेगा, और स्टोरी में एक इंफॉर्मेशन रहेगा कि वो कंपनी है ना अनलिस्टेड कंपनी है। जैसे लिस्टेड कंपनी में हमेशा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ता है जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होता है, पर कुछ अनलिस्टेड कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना कंपल्सरी नहीं है। तो वैसे कि सीएसआर कमेटी में 2 वैसे कि कंपनी में 2 और मोर डायरेक्टर्स होने से भी काम चल जाएगा। इवन देयर आर 2 और मोर डायरेक्टर्स, आपकी कमेटी का कॉम्पोजिशन सही है। तो एक काम करोगे, जो लोग कॉपी भी मेंटेन करते हो या यहां पे भी, सीएसआर कमेटी कॉम्पोजिशन पेज नंबर डैश, अभी एक इसमें एक विंग और आएगा। अभी हम लोग कॉम्पोजिशन पढ़े ना, नॉर्मली 3 और मोर डायरेक्टर्स, 1 शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जहां मैंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मीनिंग समझाया। एंड जिस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना ही नहीं पड़ता है, 149 का कोई ट्रिगर वहां अट्रैक्ट नहीं हुआ, जो अभी आपके सिलेबस में आज नहीं है, तो उस केस में 2 या 2 डायरेक्टर्स रखने से भी चलेगा। यानी 2 आंसर है, कॉम्पोजिशन में 3 डायरेक्टर्स भी है, कॉम्पोजिशन में 2 डायरेक्टर्स भी वैलिड है। 2 डायरेक्टर्स कब वैलिड है? जिन कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना कंपल्सरी नहीं है। जिन कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट कंपल्सरी हो जाता है, वहां पे 3 डायरेक्टर्स रखो एंड 1 विल बी आईडी आउट ऑफ 3। सर हम 2 आईडी रख लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिनिमम 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। सर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? नंबर 1, वापस सुनो, कौन सी कंपनी के लिए सीएसआर कंपल्सरी होता है? पूरा बैच बता दो, मिल गया आंसर। लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का देखते हैं, नेट प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स देखेंगे, इंडियन प्रॉफिट्स को देखोगे, ओवरसीज ब्रांच के प्रॉफिट्स को माइनस करोगे, फिर कैलकुलेट करोगे। और ऐसी कंपनी को कमिटी भी बनाना पड़ता है। और हमने एक एडवांस में आपको बात बता दिया, सीएसआर स्पेंडिंग कितना करना पड़ता है, फिगर दिखा, और ये एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स में अगर 2 ही साल हुआ है तो 2 साल का निकालोगे, 1 साल लॉस हुआ है 2 साल प्रॉफिट हुआ तो भी एवरेज निकालोगे, 1 साल ही हुआ अगर बने हुए तो भी सीएसआर स्पेंडिंग लगेगा। तो बेसिकली सीएसआर स्पेंडिंग के लिए पिछला साल देखना पड़ता है, अंडरस्टूड। एंड
सपोज ये जो स्पेंडिंग का फिगर है, सपोज यहीं पे लिख दूं, तुम भी लिख लो, स्पेंडिंग फिगर जो हम लोग कैलकुलेट किया इज, जस्ट मिनट, लेस देन इक्वल टू 50 lakhs। हम लोग 2% कैलकुलेट किया और फिगर आ गया 48 lakhs, सपोज एग्जाम्पल 48 lakhs। देन एक गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है? अभी हम क्या पढ़ाया था आपको, अगर मेरे को ये फिगर्स अट्रैक्ट कर जाएं, नेटवर्थ और टर्नओवर और नेट प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स, अगर ये फिगर्स अट्रैक्ट कर जाएं, मेरे लिए क्या कंपल्सरी है जल्दी बताओ? सीएसआर कमिटी बनाना, फिर स्पेंडिंग करना। एक एक्सेप्शन पढ़ा रहा हूं, बहुत तगड़ा एक्सेप्शन है। सपोज स्पेंडिंग फिगर इज लेस देन इक्वल टू 50 lakhs, से 48 lakhs, देन लॉ बोल रहा है सीएसआर कमिटी कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट कंपल्सरी। मतलब आप कमिटी बिना बनाए भी स्पेंडिंग कर सकते हैं। मतलब स्पेंडिंग होगा, स्पेंडिंग विल बी डन विदाउट कमिटी। मतलब कमिटी नहीं बनाने की दरकार है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो जाएगा, मतलब कर देगा। स्पेंडिंग विल बी स्टिल डन, स्पेंडिंग होगा। सीएसआर इज, कमिटी कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट कंपल्सरी, याद रखिएगा। कमिटी कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट कंपल्सरी। Committee constitution is not compulsory. पक्का? तो ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, क्योंकि हमेशा लोग क्या सीख के आए बड़े होकर, अगर इन तीनों में से एक भी अट्रैक्ट होगा, अरे ये देखो, इन तीनों में से एक भी अट्रैक्ट होगा तो क्या जरूरी है बताओ? सीएसआर कमिटी बनाना, क्योंकि हमें स्पेंड करना है 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years। होगा स्पेंडिंग, स्पेंडिंग होगा। बट ये देखो, ये वो जो हम लाइन लिखा था यहां भी लिखा हुआ है, और लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से कुछ आएगा। कॉपी खोलो, कॉपी में लिख के रखो, दिस फर्स्ट बॉक्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहां पे लिखना बट सीएसआर स्पेंडिंग होगा, वरना लोग पता है क्या सोच लिए, सीएसआर स्पेंडिंग नहीं करना है, सीएसआर स्पेंडिंग होगा। नो वन कैन स्टॉप सीएसआर स्पेंडिंग, कोई सीएसआर स्पेंडिंग नहीं रोक रहा है। सर तब कौन करवाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करवाएंगे। कहां सीएसआर में खर्चा करना है? कमिटी बनानी जरूरी नहीं है। जिस कमिटी के कॉम्पोजिशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ना, वो कमिटी बनानी जरूरी नहीं है। और सीएसआर में हम कवर्ड हैं या नहीं है, आजकल सिर्फ पिछले साल का देखा जाता है। एक पहले जमाना था, कई आंसर्स आपको कंपाइलर, स्कैनर, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन से मिलेंगे। एक साल सीएसआर के अंदर कवर होने से ना 3 साल देना ही पड़ता था सीएसआर स्पेंडिंग। पहले था, हट गया अभी कई साल से। तो मैंने ना एक अमेंडमेंट लिख दिया है, अर्लियर once a company was covered under CSR spending, company had to contribute for 3 years. Now it is not required. ये मैं इसलिए बोल दिया क्योंकि तुमको जानबूझ के एग्जाम में कंफ्यूज करेगा। 2 साल पहले आपके ऊपर सीएसआर लगा था, ये 3rd ईयर है, इस साल देना होगा क्या? तो जो लोग सिर्फ पुराना आंसर्स गूगल से पढ़ते हैं ना, तो उन लोग को ये चीज नहीं पता होता है कि अभी हट गया है। होता ना अमेंडमेंट बोलते हैं टैक्स में, लॉ में। पहले क्या था, सपोज तुमको 2023-24 में सीएसआर स्पेंडिंग देना पड़ा है, तो 24-25, 25-26 में भी देना पड़ेगा, चाहे तुम्हारा वो प्रीवियस ईयर के नेटवर्क टर्नओवर क्रॉस नहीं हुए तो भी। अरे बाबा, अब ये नहीं है। अब बोलता है हर करंट ईयर में तुमको सीएसआर देना है या नहीं देना है, सिर्फ पिछले साल का नेटवर्थ या टर्नओवर या नेट प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स फ्रॉम इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस देखो बस। पक्का एवरीवन? श्योर एवरीवन इन द बैच? आओ एक बार कमिटी में वापस, वेरी इंपॉर्टेंट लिखो। कॉम्पोजिशन ऊपर हम लोग पढ़ लिए थे, फिर से यहां डिटेलिंग दिया हुआ है। अच्छा एक और चीज, हम लोग क्या पढ़े थे ऊपर क्या पढ़े थे हम लोग? यहां पे लिख देता हूं। नॉर्मली हाउ मेनी डायरेक्टर्स? नॉर्मली मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, 1 आईडी आउट ऑफ द 3, आउट ऑफ 3। नॉर्मली ये आंसर है ना? नॉर्मली व्हाट इज द आंसर? 3 डायरेक्टर्स और 1 आईडी होगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब पता है क्या? बताओ जल्दी। सर पार्ट टाइम डायरेक्टर, रॉन्ग आंसर, बताओ।
क्या हर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पार्ट टाइम डायरेक्टर है? नहीं सर, सर कुछ क्राइटेरिया होता है, वो भी अभी नहीं पढ़ना आज। अगर वो आप सेटिस्फाई कर रहे हो तो पार्ट टाइम डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। तो एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बट अगर जिस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना ही नहीं पड़ता है, वहां पे 2 डायरेक्टर्स होने से भी सीएसआर कमेटी में चलेगा। जैसे कि प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, सब कुछ कुछ वहां 2 डायरेक्टर्स की सीएसआर कमेटी चलती है। हम ऊपर पढ़ा चुका था, उसी का थोड़ा और एक्सटेंडेड वर्जन है। फॉरेन कंपनी के केस में देखो, फॉरेन कंपनी के सीएसआर कमेटी में, यानी फॉरेन कंपनी को सीएसआर क्यों करना पड़ता है स्पेंड, बताओ जल्दी। यहां पर जो वो बिजनेस कर रही है, इंडियन बिजनेस ऑपरेशन से अगर उसका, समझ गए, या इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस में उसका ट्रिगर हो जाता है, तो उसको सीएसआर स्पेंडिंग करना पड़ता है, कमिटी बनाना पड़ता है। और सुनो, लैंग्वेज 2 पर्सन लिखा हुआ है, डायरेक्टर नहीं लिखा हुआ है। 1 पर्सन विल बी नॉमिनी, जिसको हम लोग नॉमिनेट करते हैं। 2 नॉमिनीज होंगे, वो फॉरेन कंपनी के द्वारा नॉमिनेट किए हुए। डोंट यूज द वर्ड डायरेक्टर हियर, डोंट लिख देना, यूज द वर्ड डायरेक्टर हियर। पर फॉरेन कंपनी का चैप्टर पढ़ोगे ना, वहां समझ जाओगे नॉमिनी का मतलब। डोंट यूज द वर्ड डायरेक्टर हियर। तो सीएसआर कमिटी में आप देख रहे हो, प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स हैं, पक्का। फॉरेन कंपनी में 2 नॉमिनीज हैं। डोंट यूज द वर्ड डायरेक्टर हियर, पक्का एवरीवन। So we are understanding that there is something called CSR committee. ये वर्ड्स आपको दिखाई देने लगे बढ़िया से। तो कॉपी में जाके 3 चीज लिख सकते हो, जगह छोड़ छोड़ के, और वापस भरोगे बाद में। 3 क्वेश्चंस बना लो तो आपका बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। व्हेन इज अ कंपनी कवर्ड बाय CSR रिक्वायरमेंट, मतलब कब आपके ऊपर लागू होगा। When a company is required to constitute CSR कमेटी, मतलब अपने आप से सब क्वेश्चंस पूछोगे ना, और इसी में लिखोगे व्हाट इज द एक्सेप्शन। मतलब कि एक्सेप्शन का मतलब बताओ, कमेटी नहीं बनाना पड़ेगा चाहे आप कवर्ड थे तो भी। हाँ, नेक्स्ट पार्ट इसी में, कॉम्पोजिशन ऑफ CSR कमेटी इन डिफरेंट केसेस। composition of CSR committee in different cases। चौथा, मिनिमम CSR स्पेंडिंग। भयानक है, इन चारों से भर भर के क्वेश्चन आते हैं कि मिनिमम CSR स्पेंडिंग कितना लगेगा, जल्दी बताओ। 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। अगर 1 साल लॉस है तो भी एवरेज निकालो, याद है। अगर 2 ही साल बना है तो 2 साल का निकालो। तो ये चारों क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के आता है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, एज अ पार्ट ऑफ केस स्टडी। स्पेशली ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्सेप्शन वाला, कि चाहे तुम्हारे को कमिटी बनाना पड़ रहा है, पर अगर तुम्हारी CSR स्पेंडिंग जो तुमने 2% कैलकुलेट किया होगा, इट इज अप नॉट एक्सीडिंग 50 लाख, सर एग्जैक्टली 50 हुआ, तो भी आपको कमिटी बनाने की दरकार नहीं है। अगर 50 लाख क्रॉस नहीं कर रहा है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद ही डिसीजन ले सकते हैं कहां CSR डालना है। पांचवा, व्हाट एक्टिविटीज आर CSR, शेड्यूल 7 याद रहेगा। तो दीज आर सम सेल्फ इवैल्यूएटिंग क्वेश्चंस व्हिच हेल्प यू, कि आपने अभी आधे घंटे में क्या क्या पोर्शंस आप समझ लिए, जगह छोड़ छोड़ के बना रहे हो ना, ताकि आप अपने आप को भी आंसर दे सको इन चीजों का, इन सवालों का। पक्का डन। जो घर से कर रहे हैं पॉज कर लीजिए, अगर आपकी स्पीड थोड़ी स्लो है, यू कैन पॉज, यू कैन लिसन अगेन एंड देन मूव फॉरवर्ड। तो पहले 3 साल वाला लॉजिक होता था, आजकल ये हट गया है। एक पैराग्राफ बचा हुआ है, फिर आएंगे बाद में। अब आप देखो, इधर आओगे मेरे संग, ये पढ़ोगे सब पूरा बैच। रोल ऑफ CSR कमेटी पढ़ोगे आप, पहले मार्क कर लो। ड्यूटी ऑफ बोर्ड पढ़ोगे, मैं आऊंगा भी। इधर देखो, अमाउंट टू बी स्पेंट ऑन CSR, हम करवा दिया क्या ये सब चीज? अमाउंट टू बी स्पेंड करवाया मैंने, यस। एंड अगर आप नहीं स्पेंड करते हो CSR, डिस्क्लोज द रीजंस इन बोर्ड्स रिपोर्ट। ये मेन इसका कॉन्सिक्वेंस होता है। बोर्ड्स रिपोर्ट में
आपको डिस्क्लोजर्स देना पड़ता है, आपने नहीं किया, विथ रीजंस। डिस्क्लोज द रीजंस इन बोर्ड्स रिपोर्ट, ये क्वेश्चन आता है, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस, डिस्क्लोज द रीजंस इन बोर्ड्स रिपोर्ट। हटा दूं, ये अभी पढ़ोगे, हाँ 5 नंबर मेरे एब्सेंस में पढ़ोगे, एग्जाम्पल भी पढ़ोगे मेरे एब्सेंस में, हो गया। एंड लोकल एरियाज का मतलब क्या बताओ, इंडिया, अंडरस्टूड, इंडिया, इंडिया, आप इंडिया में प्रॉफिट्स कमा रहे हो, आप इंडिया में करोगे, और जहां आपकी फैक्ट्री है उसके आसपास प्रेफरेंस दोगे खर्चा करने की, पर इंडिया के बाहर वाला खर्चा नॉर्मली सीएसआर नहीं माना जाता। कॉन्सिक्वेंसेस क्लियर, अगर आप सीएसआर में स्पेंड नहीं कर रहे हो, डिस्क्लोज द रीजंस इन बोर्ड्स रिपोर्ट। नेट प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट होता है, एक सेक्शन बहुत फेमस है 198, उसमें सिखाया जाता है हाउ इज नेट प्रॉफिट्स कैलकुलेटेड। और कुछ यहां फिगर और भी दिया हुआ है कि अगर आप सीएसआर में नहीं करते हो कंट्रीब्यूट तो क्या पेनल्टी लगेगा, होमवर्क लिखो, व्हाट विल बी द पेनल्टी। चलिए अब आओ तुम पेनल्टी को लर्न, होमवर्क लिखो एक बार। अब ये यहां से लेकर यहां तक रीडिंग कर लो, हम इनडायरेक्टली समझा चुके हैं, फॉर्मुलेट, रिकमेंड सब हो गया। चलो पहले इसको पढ़ो, आई विल बी बैक इन सम टाइम, फिर रिवाइज करना, मैं आता हूं।
चलिए, तो आई थिंक ऑल ऑफ दीज आर क्लियर। सीएसआर रिकमेंड भी करता है, फिर देखता भी रहता है पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है। दे आर ऑल्सो मॉनिटरिंग द सीएसआर पॉलिसी फ्रॉम टाइम टू टाइम। पक्का? एंड बोर्ड फाइनली क्या करेगा, उसको डिस्क्लोज करेगा, जगह जगह इंश्योर करेगा एक्टिविटीज प्रॉपरली हो रहा है नहीं हो रहा है। अंडरस्टूड? बिकॉज सीएसआर कमेटी में तो बोर्ड में से 3 डायरेक्टर्स आते हैं, बट फाइनली अप्रूवल बोर्ड करेगा, जो कि ज्यादा पैनल ऑफ डायरेक्टर्स से कंटेन कर रहा है। ये सारे पोर्शंस हो गए। यहाँ पे वो सब मिले थे, 1 साल अगर हुआ है तो क्या होगा, वो सब भी आपको दिखेगा आगे, मैंने बता दिया बेसिकली। अब कुछ नया करवाने वाला हूं, इसलिए भी मैंने ब्रेक दिया था। अच्छा, कमिटी का एक्सेप्शन याद है आपको? क्या कमिटी बनाना पड़ रहा था बिकॉज ये ट्रिगर हो गया, बट कमिटी नहीं बनाना पड़ेगा अगर स्पेंडिंग अमाउंट आपका कैलकुलेट करके 50 लाख एक्सीड नहीं हो रहा है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कर सकता है बिना कमिटी बनाए। पर थोड़ी देर बाद आप है ना, आपने पहले इसका एक्सेप्शन देखा, एक्सेप्शन समझ गए, मतलब कमिटी नहीं बनाना पड़ेगा अगर आपका एक्सीड नहीं कर रहा है स्पेंडिंग। स्पेंडिंग करना है स्पेंडिंग से एग्जेम्पशन नहीं है। अब थोड़ी देर बाद आप देखोगे एक्सेप्शन का एक्सेप्शन, मतलब फिर वापस बोल देगा स्पेंडिंग 48 लाख है तो भी कमेटी बनाना पड़ेगा। आधा घंटा रुको, समझ गए? अभी आपने देखा ट्रिगर हुआ, कमेटी बनाना था, पर कमेटी नहीं बनाना था अगर ऐसा हो रहा है। पर आगे थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हो, ऐसा हो रहा है फिर भी कमेटी बनाना पड़ेगा। यानी एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन, यानी वापस आपको कमेटी बनाने बोल दिया, चाहे आपका 48 लाख हो 49 लाख हो स्पेंडिंग, तो भी ऐसा कब होता है देखेंगे। पहले हम लोग एक क्वेश्चन में जा रहे हैं, पूरा बैच इधर आओ। तुम्हारे पास है ऐसा क्वेश्चन? होगा, है ना? अपने अपने किताबों में देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये प्रोविजंस अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसमेंट कर लिया ना? ठीक है, रुको 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 रुको, जाना मत, जाना मत, बिल्कुल मत जाना। ठीक है, आ गए। ध्यान से सुनो, मैं गांव में टॉयलेट्स बना रहा हूं। एक पिक्चर आया था अक्षय कुमार का, याद है? टॉयलेट एक प्रेम कथा। तो मैं गांव में बहुत सारे टॉयलेट्स बना रहा हूं, 100 टॉयलेट्स बना रहा हूं। 2 साल भी लग जाता है वहां पे सैनिटेशन लाइंस, पाइपलाइंस रेडी करना, खुदाई करना, कंस्ट्रक्शन करना टॉयलेट्स का। तो कई बार क्या होता है, हम सीएसआर स्पेंडिंग करने जा रहे हैं। एक एग्जांपल और सुन लो, हम गांव में स्कूल बनाने जा रहे हैं, बिल्डिंग बनाएगा, 1.5-2 साल 2.5 साल लग सकता है, 3 साल के अंदर हो जाएगा काम। तो कई बार क्या होता है, हिंदी सुनो, हम कुछ सीएसआर स्पेंडिंग करने जा रहे हैं, जो हम अमाउंट हमको स्पेंड करना है इस साल। सपोज मेरे को इस साल स्पेंड करना है 2 करोड़, पर हम किए 1.5 करोड़। अब तू बोलेगा कम किया सर, आप कम किया, डिस्क्लोज करिए वहां पर। कहां पे? बोर्ड्स रिपोर्ट में, याद है? थोड़ी देर पहले डायरेक्टर्स रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ता है विद रीजंस। कर देंगे, पर अब एक नया बात सीखो, अगर कोई हम ऐसे सीएसआर प्रोजेक्ट पे खर्चा करने जा रहे हैं जो 1 साल से लंबा टाइम लगता है, अप टू 3 इयर्स, मैं हिंदी में बता रहा हूं, अगर मैं कोई ऐसे सीएसआर प्रोजेक्ट पे खर्चा करने जा रहा हूं जहां 1 साल से लंबा टाइम लगता है, अप टू 3 इयर्स, अप टू 3 इयर्स, 1 साल से लंबा टाइम लगता है सीएसआर प्रोजेक्ट में, अप टू 3 इयर्स खर्चा लगता है, तब ऐसे केस में यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ऐसे केस में जब हम सीएसआर स्पेंडिंग करने जाते हैं और इतना करोड़ के ऊपर लग जाता है, तो यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? बैठाओ। ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का मतलब लिखा मल्टी ईयर प्रोजेक्ट। मल्टी ईयर, मल्टी ईयर का मतलब बताओ? ग्रेटर देन 1 ईयर एंड अप टू 3 इयर्स। अगर ऐसे प्रोजेक्ट पर हम खर्चा कर रहे हैं, इसलिए इस साल मेरा पूरा खर्चा नहीं हो पाया। अब समझ में आ गया? बस सिंपल बात। एक तो हम सीएसआर स्पेंडिंग इसी साल कर दिए, पर अगर हम एक ऐसे प्रोजेक्ट पे कर रहे हैं जो ग्रेटर देन 1 ईयर है एंड अप टू 3 इयर्स है, तब क्या होगा? एन और एक केस है नॉट रिलेटेड टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। तो देखो बोर्ड, देखो ध्यान से, अगर इफ इट इज रिलेटेड टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट तो क्या करना है? लैंग्वेज मिल रहा है? ध्यान से पढ़ो, रीड 2 टाइम्स में आ रहा हूं। इसमें क्या करना है? सुनो सुनो,
हम CSR स्पेंडिंग पूरा नहीं कर पाया, तो तुमको तो लगा होगा बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करो विथ रीजंस, कर देंगे। बट अगर मेरा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, क्योंकि हम करेगा 2 साल में करेगा, 2.5 साल में करेगा, 3 साल के अंदर कर देगा, तो 30 दिन के अंदर जैसे ही साल खत्म हुआ, एक नया अकाउंट बना रहे हैं हम। अकाउंट का नाम क्या है? मेरे अनस्पेंड CSR अकाउंट, उसमें डाल देंगे। अब हमको 3 साल के अंदर खर्चा करना है, पर 3 साल के अंदर भी अगर इस अकाउंट से खर्चा नहीं हुआ, तो वापस 3rd ईयर के बाद, जब 3rd ईयर कंप्लीट होगा, 3rd ईयर के बाद 30 डेज के अंदर हम कर देंगे। समझ में आ रहा है? पहले हम कहां भेजे? अनस्पेंड CSR अकाउंट में। कितने टाइम के अंदर भेजे? 30 डेज फ्रॉम साल खत्म होने के बाद। अच्छा, हम करने वाले हैं ना 3 साल के अंदर खर्चा। स्कूल बना रहे थे, एग्जाम्पल लिखा, स्कूल, मैनी टॉयलेट्स। 30 डेज के अंदर हम अनस्पेंड CSR अकाउंट में डाल दिए। अब अनस्पेंड CSR से मेरा खर्चा होते रहेगा धीरे धीरे। 30 डेज के अंदर वहां डाल दिए। 30 डेज लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर पूरा लिखोगे। 3 साल के अंदर खर्चा करना है अनस्पेंड CSR अकाउंट से, पर 3 साल भी ओवर हो गया, तो 30 डेज के अंदर अब शेड्यूल 7 में फंड वंड्स है बहुत सारे, उन फंड्स के अंदर हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो मानते हैं CSR होगा, क्योंकि CSR का लिस्ट कहां दिया हुआ है फाइनली? शेड्यूल 7 चैप्टर शुरू हुआ था तो बताया था। तो बेसिकली व्हाट इज बीइंग सेड हियर, शॉर्टफॉल कंट्रीब्यूशन के बारे में। अगर नॉट रिलेटेड टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, मतलब तुम्हारा कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें 1 साल से ज्यादा टाइम लगे, बस तुम डिफॉल्टर हो, तो कहां लिखना है, क्या करना है? देखो, 6 महीने के अंदर transfer it to a fund mentioned in schedule 7. If it is not related to any multi-year project, ongoing मतलब जो प्रोजेक्ट चल रहा है, स्कूल टॉयलेट्स लिखा था, multi-year मतलब बताओ, up to 3 years, अंडरस्टूड? जो बोर्ड डिक्लेयर कर देता है यहाँ टाइम ज्यादा लगेगा कंप्लीट होने में, तो हम 2 मिनट टाइम दे रहे हैं। एक बार पूरा इसको पढ़ोगे आप, इसको पढ़ के 2 बार सुनो, इधर आओगे, पीछे जाओ, दिख रहा है लैंग्वेज? बोलो। और फिर ये यहाँ पे, और यहाँ पे पता है क्या लिखोगे? अगर मेरा स्टाइल जानते हो वीडियोस में, रेफर द चार्ट ऑन नेक्स्ट पेज, रेफर द चार्ट ऑन नेक्स्ट पेज। तब ये पढ़ने नहीं पढ़ने से भी काम चल जाएगा। अभी रीडिंग कर लेना एक बार मैच करने के लिए, ओके? रेफर द चार्ट ऑन द नेक्स्ट पेज, लिखा लाइन, रेफर द चार्ट। बोर्ड भी क्या देखना है, रेफर द चार्ट। तुम चलो इसको पढ़ो, वापस लिखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कॉपी में भी लिख लो जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस के अंदर ये सेम क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स का ट्रीटमेंट कैसे होगा। पढ़ना शुरू करिए।
यस, वेरी गुड। फर्स्ट ईयर के कंप्लीट होने के बाद, जब तो आप पहला साल के अंदर तुम खर्चा नहीं कर पाए ना, देखो ये 2 करोड़ 1.5 करोड़ ही किया उस पूरे साल में, एक साल कंप्लीट हुआ, उसके 30 डेज के अंदर अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में गया 50 लाख, जो शॉर्टफॉल है वो भेजना था। अब 50 लाख मेरे को वहां से खर्चा करना है आने वाले सालों में। नाउ आफ्टर 3 years ट्रांसफर टू फंड इन शेड्यूल 7 विद इन 30 days फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ थर्ड ईयर। लैंग्वेज मिल रहा है? याद रखिएगा इन चीजों को, पक्का? अब 2 साल ही और बचा ना। यस, क्योंकि एक साल, रुको रुको रुको, इधर और इधर आओ, अच्छा पूछा, इधर देखो। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? अ मल्टी ईयर प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय कंपनी कि वो हम सीएसआर ऑब्लिगेशन फुलफिल करेंगे, नॉट एक्सीडिंग 3 years एक्सक्लूडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट कमेंस्ड, यानी और 3 years के लिए, नेक्स्ट 3 years के अंदर, जिस साल तुम्हारा प्रोजेक्ट चालू हुआ है उस साल को काउंट नहीं कर रहे हैं, समझ गया? एक्सक्लूडिंग द, यानी कि नेक्स्ट 3 years के अंदर करना है मेरे को। अनस्पेंड सीएस अकाउंट में आ गया, अब नेक्स्ट 3 years के अंदर मेरा ही खर्चा हो जाना चाहिए। नॉट एक्सीडिंग 3 years एक्सक्लूडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट कमेंस्ड, यानी इस साल को हम नहीं गिनेगा जिस साल प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। ओके, हो सकता है इनिशियली प्रोजेक्ट मल्टी ईयर प्रोजेक्ट नहीं थे, पर कई बार बाद में एक साल के बाद उसको मल्टी ईयर घोषित किया जाता है बेस्ड ऑन रीजनेबल जस्टिफिकेशन। तो बेसिकली नेक्स्ट 3 years के अंदर हमको खर्चा करना होता है। इस साल तो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है पर पूरा खर्चा इस साल नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट 3 years के अंदर। तो समझ में आ रहा है बेयर एक्ट का लैंग्वेज? बेयर एक्ट मतलब द ओरिजिनल एक्ट का लैंग्वेज है ये, वो हमेशा पढ़ना चाहिए। चार्ट समझने के लिए इजी होता है, पर तुम्हारा जो डाउट रेज हो रहा था वो कहां से क्लियर हुआ? बेयर एक्ट के लैंग्वेज से, ओरिजिनल एक्ट के लैंग्वेज से। ब्रैकेट करो अच्छे से। तो इसमें फर्स्ट ईयर जिस साल प्रोजेक्ट शुरू होता है दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ, और फिर इसको भी पढ़ लेना चाहिए, इसमें भी कुछ क्या पता एक्स्ट्रा मिल जाएगा, पढ़ो एक बार। अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंट shall be transferred within 30 days from the end of the financial year to a special account opened on this behalf called unspent responsibility CSR account, and such amount will be spent within 3 years from the date of transfer। समझ में आ रहा है? 2 years नहीं है, वो बोलने के समय निकल जा रहा था ऐसे। इट इज विद इन द नेक्स्ट 3 years बेसिकली फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। ब्रैकेट किया। फेलिंग विच द कंपनी विल ट्रांसफर टू अ फंड मेंशन्ड इन शेड्यूल 7। एक पीएम केयर्स फंड बहुत फेमस हुआ था, उसमें भेज देंगे हम within 30 days from the completion of the third financial year। 3 साल के अंदर खर्चा करने बोल रहा है मेरे को। लैंग्वेज मिल रहा है? ओ लिखा हुआ ये देखो, नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब ही क्या हो गया? नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। स्टार्ट रीडिंग एवरीवन, लिस्ट में मेंटेन करो उस क्वेश्चन को। सीएसआर चैप्टर से क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में पढ़ने से वर्ड टू वर्ड याद हो जाए, सारे के स्टडीज राइट हो जाएंगे आपके। पक्का है? तो लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग होता है, ये 3 साल के अंदर होगा, ये नेक्स्ट 3 years का है। और हो सकता है इनिशियली वो एक ऑनगोइंग या मल्टी ईयर प्रोजेक्ट घोषित नहीं हुआ, पर बाद में बोर्ड उसको डिक्लेयर कर दिया हो एज अ मल्टी ईयर प्रोजेक्ट। तो देखो इस चार्ट में अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में आने के बाद आपको विद इन नेक्स्ट 3 years खर्चा करना पड़ता है। वो जब 3 साल ओवर हो जाते हैं अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में आने के बाद, जब 3 साल ओवर हो जाए, तब 30 दिन के अंदर शेड्यूल 7 वाले फंड में ट्रांसफर हो जाता है। इज इट ओके? लिखा था रेफर द चार्ट ऑन नेक्स्ट पेज। यहां पे भी नेक्स्ट 3 years लिख देना, आफ्टर 3 years ऑफ ट्रांसफर। पक्का? सो दिस वाज अ वेरी गुड एस्पेक्ट। क्या सीखा? अगर कोई कंपनी शॉर्टफॉल करे, पूरा कंट्रीब्यूट नहीं करे, तो इसका क्या इंपैक्ट आएगा अगर कंपनी पूरा कंट्रीब्यूट ना करे? दैट इज द शॉर्टफॉल। याद रहेगा? नेक्स्ट देखो,
एक अच्छा पॉइंट, मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बोला था आपको, डू यू रिमेंबर? एक्सेप्शन का एक्सेप्शन, डिड आई टेल यू दिस? क्या था आज का कॉन्सेप्ट? आपको सीएसआर कमेटी कब बनानी पड़ती है? पूरा बैच बोलो। सचिन पायलट क्या बोले थे? बड़ी बड़ी कंपनीज नेटवर्थ पिछले साल का greater than equal to 500 crores, या turnover as per last audited financial statement greater than equal to 1000 crores, और net profits before tax from Indian business operations greater than equal to 5 crores पिछले साल का। कमिटी बनाना पड़ेगा, स्पेंडिंग मिनिमम 2% ऑफ दैट करना पड़ेगा। कमिटी नहीं बनाना पड़ता है अगर सीएसआर स्पेंडिंग 50 लाख क्रॉस नहीं कर रही है, बोर्ड ही कर लेगी। स्पेंडिंग करना है पर कमिटी नहीं बनाना है। पढ़ा था? जा ये पढ़ो, लिखो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट में कोई भी अमाउंट अगर आपका पड़ा है, जिस कंपनी का कोई भी अमाउंट पहले से ऐसा अकाउंट खुला हुआ है, उसको सीएसआर कमेटी बनाना ही पड़ेगा, इवन इफ सीएसआर स्पेंडिंग डू नॉट एक्सीड 50 lakhs। तो एग्जाम में कुछ ऐसा आने वाला है, आपके ऊपर सीएसआर ट्रिगर होगा, आपकी स्पेंडिंग 49 lakhs होगी, आपके ऑलरेडी अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट में पैसे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको सीएसआर कमेटी बनाना पड़ जाएगा। समझ में हम क्या बोल रहा है? वापस बोल देता है। आज पढ़ा था, उन तीनों में से एक भी ट्रिगर होता है तो कमेटी बनाना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिनिमम 3 होंगे और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होगा। कई कंपनी में 2 से भी चल जाता है, प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड, सर्टेन अनलिस्टेड कंपनीज। फिर हम लोग पढ़ा ये कमेटी नहीं बनाना पड़ेगा अगर स्पेंडिंग का जो फिगर आ रहा है 50 क्रॉस नहीं कर रहा है। पर अब हम पढ़ा 50 लाख क्रॉस नहीं कर रहा है तो भी बनाना पड़ेगा अगर हमारा पहले से एक अकाउंट खुला हुआ है अनस्पेंड सीएसआर। और अनस्पेंड सीएसआर क्यों खुला होगा? अभी थोड़ी देर पहले देखा ना, क्या देखा? क्योंकि अगर मेरा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में था और उसमें पूरा खर्चा नहीं हुआ है तो शॉर्टफॉल को मैं अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। जो नेक्स्ट 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर खर्चा करना है, वो जब नहीं हो पाएगा तब 30 डेज के अंदर फंड ऑफ शेड्यूल 7 में भेजूंगा। गजब, पक्का? तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्यों लिखा? क्योंकि एक्सेप्शन का एक्सेप्शन हुआ है, ऐसे डायलॉग लिखना, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन हुआ है। चाहे सीएसआर स्पेंडिंग 50 लाख क्रॉस नहीं कर रहा है फिर भी बनाना पड़ गया। क्यों सर? द कंपनी वॉज हैविंग अमाउंट इन अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट, जिसका खुला हुआ होता है उसको एक कमेटी बनाना पड़ता है, चाहे सीएसआर स्पेंडिंग करंट ईयर का 50 लाख के ऊपर क्रॉस नहीं हो रहा है तो भी बनाना पड़ जाएगा। तो यू कैन गेट अ 6 marks केस स्टडी on CSR on this aspect. Please be very careful. तो ये अच्छा एस्पेक्ट चल रहा था। और आज क्या मैंने बताया था, फॉरेन कंपनीज के ऊपर भी सीएसआर लग जाता है। पढ़ के देखो, ऐसा तुम्हारे बुक में है क्या? फिगर्स मैच करो, लिखो 2 marks। लोग फॉरेन कंपनी देखते लिखते नहीं, इस पे नहीं लगेगा। पढ़ के देखिए प्लीज। यही सब है ना, फॉरेन कंपनी के ऊपर भी मिल जाता है। मतलब बेसिकली जिसका भी इंडिया में कोई ऑफिस वॉफिस है, एक्टिविटीज है, और वो उनके वो क्राइटेरिया इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस के क्रॉस हो जाएं तो वहां पर भी सीएसआर स्पेंडिंग लगेगा। बोलो हाँ या ना? पक्का? रुक जाइए, कुछ अच्छा चीज करवाता हूं। इस पेज में आओ, देखो ऐसा कुछ पेज होगा लिखा हुआ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पेज। पिंक बॉक्स दिख रहा है कहीं? होगा। 2 पेज घुमाओ, 3 पेज घुमाओ, 4 पेज घुमाओ, कहीं ऐसा दिखेगा आपको पिंक बॉक्स। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सीएसआर चैप्टर का। आई विल जस्ट मार्क इट फॉर यू। लिखना
as per MCA, Ministry of Corporate Affairs, CSR activities do not include ... तो ये मतलब एमसीए रूल्स, मिनिस्ट्री ने रूल्स बनाए हैं कि सीएसआर एक्टिविटी में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो बहुत अच्छा लिस्ट है कि ये चीजें लिस्ट के अंदर नहीं आएगी। एक्चुअली ये है पॉइंट नंबर 1, देन वी हैव पॉइंट 2, ऐसे बनाओ मेरी तरह, 3, 4, 1, 2, 3, 4 as per MCA rules CSR activities do not include, क्या क्या नहीं आता है वो चेक करो। 1, 2, 3, 4 लिखा, 5, 6, क्या क्या चीजें CSR एक्टिविटीज के अंदर नहीं आती है। किया 5, 6 तक ऐसे पूरा किया आपने? ऑल ऑफ यू डिड इट? वेरी इंपॉर्टेंट। अब कॉपी में जाके लिखो, What activities are not CSR activity as per MCA rules, ताकि मैं आपको CSR के सारे फाइन पॉइंट्स एक जगह इकट्ठा करवा दूं। What activities are not CSR as per MCA rules? कौन से एक्टिविटीज CSR नहीं है as per MCA rules? कौन से एक्टिविटीज CSR नहीं माने जाते हैं? ये पढ़ना ब्रैकेट, फिर यहां से शुरू करके लास्ट तक पढ़ना, बीच का कुछ मत पढ़ना है। रीडिंग करना शुरू करोगे फिर मैं समझाऊंगा। एज पर एमसीए रूल्स कौन से एक्टिविटीज सीएसआर नहीं है? अच्छा मैं समझा रहा हूं, समझाऊं? सुनो, एक रेस्टोरेंट वाला है, बहुत खाना बनता है उसके यहां, खाना बच गया तो शाम को रेस्टोरेंट वाले गाड़ी में निकलते हैं और खाना गरीबों में बांट रहे हैं। सर हम भूखमरी मिटाते हैं हर दिन, तो उनका तो काम ही क्या है फूड का। एक कंबल बनाने का फैक्ट्री है, उसका कंबल थोड़ा सरप्लस प्रोड्यूस हो गया तो गरीबों को कंबल बांट दे रहा है। कॉपी बनाने की फैक्ट्री, क्लासमेट वाले कॉपी बांट रहे हैं, एक्स्ट्रा बन गए गरीब बच्चों को, तो ये सीएसआर नहीं माना जाएगा, बिकॉज ये एक्टिविटी आपका नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी था। सीएसआर तो कुछ अलग करना होगा ना आपको। सीएसआर कैन नॉट बी योर नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, चाहे उससे भला हो रहा है तो भी। पक्का? पॉइंट नंबर नेक्स्ट 2, इंडिया के बाहर कोई एक्टिविटी करोगे तो सीएसआर नहीं है। डिड आई टेल यू अबाउट दिस? क्या हम बोला था आपको? बट एक्सेप्शन था, बोला था ना एक एक्सेप्शन आएगा। मेरे लेक्चर्स में याद है, इंडिया के बाहर वाली एक्टिविटीज में एक एक्सेप्शन आएगा। तुम इंडिया के बाहर, सुनो, स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग दिलवाते हो, कुछ हुनर जिसमें है, गरीब लोग हैं पर जिसमें बहुत हुनर है, एग्जाम्पल स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग दिलवाते हो ताकि वो स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर स्टेट्स गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर सके। इंडिया के बाहर ले जाते हो उनको, फुटबॉल और बास्केटबॉल का, बैडमिंटन का ट्रेनिंग दिलाने के लिए, कुछ हाई फाई ट्रेनिंग। क्रिकेट का तो इंडिया में ही हो जाता है, बहुत अच्छा हमारा देश, पर कुछ कुछ स्पोर्ट्स के लिए बाहर ले जाके वहां ट्रेनिंग दिलवा रहे हो, स्विमिंग के लिए। पढ़ के देखो, स्टेट एट नेशनल लेवल, रीजनल लेवल अलाउड नहीं है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लिए जब ट्रेनिंग दिलवाते हो, ये सीएसआर माना जा रहा है। नॉर्मली क्या हो रहा है देखो, इंडिया के बाहर कोई सीएसआर करते हो तो सीएसआर नहीं। आई हैव बीन स्पीकिंग अबाउट दिस सिंस आई स्टार्टेड द क्लास। पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हो डोनेशन, और बोलोगे पॉलिटिकल पार्टी देश का भला करता है, ये सीएसआर नहीं है। किसको तुम डैश बना रहे हो? या सुनो, स्कूल खोला है आपने वेयर ओनली, सुनो, किड्स ऑफ एम्प्लॉइज आर स्टडिंग। आपके फैक्ट्री में, जामनगर में आपका बहुत बड़ा फैक्ट्री है, कम से कम वहां पे 15,000 लोगों को आपने जॉब दे रखा है, उन्हीं के बच्चे पढ़ेंगे वहां पर सिर्फ। समझ में आ रहा है? जिस एक्टिविटी से सिर्फ एम्प्लॉइज का भला हो वो सीएसआर नहीं है, वो तुम्हारा ही स्वार्थ था ना, कि तुम्हारे एम्प्लॉइज का, तुम्हारे पढ़ाई करवा रहे हैं गरीबों के बच्चों को, वो तुम्हारे एम्प्लॉइज है। पर स्कूल में अगर एनीवन कैन स्टडी, तुम ऐसा कोई स्कूल बनाए हो, तब वो क्या हो जाएगा, जिसमें तुम्हारे एम्प्लॉइज के भी पढ़ते हैं, बाहर वाले भी पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है इस चीज? स्कूल देखते जब मत करना, अरे विद्या, अरे बहुत देश में लिटरेसी था, हटा रहे हो, सीएसआर है। जिस स्कूल में कोई भी पढ़ सकता है आके, वो सीएसआर है।
वेयर ओनली किड्स ऑफ एम्प्लॉइज आर स्टडिंग, वो CSR नहीं है। लिखो, छोटा छोटा ट्रिक समझ रहे हो? तो ये छयों का छयों अभी कॉपी में लिखोगे जब हम पढ़ा देगा पूरा। समझ में आ रहा? एक्टिविटीज आउटसाइड इंडिया का एक्सेप्शन क्या था? इफ यूर ट्रेनिंग इंडियन पीपल स्पोर्ट्स पर्सनल फॉर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल गेम्स, सुल्तान देखे हो ना, सलमान खान का ट्रेनिंग के लिए बाहर ले जाते, गरीब था सपोज, सुल्तान मूवी में। ये लिखो, स्कूल वेयर ओनली काइंड्स ऑफ किड्स सॉरी वेयर ओनली किड्स ऑफ एम्प्लॉइज आर स्टडिंग, दैट इज नॉट CSR। School where any employee can study, start reading. School where only kids can study, and school where only kids of employees, दो आंसर है। Start reading. पक्का 2, 3, 4 भी काट के कर लिया। नेक्स्ट 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट लिखना। वापस देखो, इधर आ जाओ, अगर मिस हुआ है कुछ लिखना। लुक एट द स्क्रीन्स। ये हो गया था, चेक कर लो। जो घर से कर रहे हैं बीच में पॉज करते रहना, सम्राट एंड अदर्स जो भी घर से कर रहे हो। मिस्टर बियानी, अगर आप घर से कर रहे हो पॉज करके लिखते रहिएगा। हटाओ। नाउ व्हाट इज दिस 5 नंबर पॉइंट एंड 6 नंबर पॉइंट? जैसे कई क्रिकेट मैच और होता है, सुनो ना, और उसमें आप लगते हो ना, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा रहता है उसमें, बड़े बड़े कंपनीज का, समझ रहे हो? सपोज कोई भी एकेडमी वाला अपना बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा दिया IPL में, तो CSR हो जाएगा। और उस होर्डिंग में लिख दिया वी प्रोवाइड एजुकेशन। तो ये स्पॉन्सरशिप इवेंट्स होते हैं। स्पॉन्सरशिप समझते हो ना, मानिकचंद फिल्म फेयर अवार्ड। तो सपोज IPL को कोई एकेडमी, ग्रीन एकेडमी ने स्पॉन्सर कर दिया और लिख दिया वन शुड स्टडी, लिटरेसी बढ़ाना चाहिए वर्ल्ड में, ये CSR हो गया, लिटरेसी को प्रमोट कर रहा है। सी, फोटो लगाया है, स्पॉन्सरशिप हो रहा है, वन टाइम इवेंट है ये। कोई मैराथन रेस हो रहा है, उसमें तुमने जगह जगह होर्डिंग्स लगा दिए, प्लांट ट्रीज सेव द प्लैनेट। तुम CSR नहीं है। CSR कब होता? सपोज तुमने बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं एयरटेल वाला मैराथन के बीच में। पता होर्डिंग कहाँ लगाया है? वाटर टैंक के ऊपर, और वाटर टैंक से लोगों को पानी पिलाया जा रहा है। तब CSR मान लेते हैं कि एक्चुअली में कुछ इवेंट हो रहा है, लोग गर्मी में दौड़ रहे हैं, उनको पानी भी मिल रहा है, ये वहां पे अच्छा कुछ आप एक्चुअली में कुछ काम कर भी रहे हो। तो सिर्फ साइन बोर्ड लगा देना स्पॉन्सरशिप में, वो वन टाइम इवेंट माना जाता है, दैट इज नॉट CSR। पर हाँ, साइन बोर्ड के साथ साथ तुम एक्चुअली में कुछ कर भी रहे हो तब मान लेंगे। पर स्पॉन्सरशिप इवेंट्स आर जस्ट फॉर गेटिंग मार्केटिंग बेनिफिट्स, कोई एक्चुअल बेनिफिट तुम सोसाइटी को नहीं दे रहे हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सपोज एयरटेल वाले बस T-शर्ट पहन के दौड़ रहे हैं तुम्हारे साथ मैराथन में, एयरटेल सेव द प्लैनेट, ये वो नहीं है, पर दौड़ भी रहे हैं और जगह जगह पौधा भी लगाते जा रहा है उनका पूरा टीम, दैट वुड बी CSR। बट द फर्स्ट वन जस्ट दौड़िंग विद द T-शर्ट और उसमें लिखा हुआ कुछ कोटेशन से CSR आजकल नहीं माना जाता है स्पॉन्सरशिप इवेंट्स। वैसे ही सुनो, वर्कर का काम करते करते एक्सीडेंट हो गया, घर जाते वक्त एक्सीडेंट हो गया, घर से आते वक्त एक्सीडेंट हो गया, तो सुनो एक एक्ट है, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्ट। उसके अंदर तुम वर्कर को कॉम्पनसेशन दे रहे हो एक्सीडेंट्स के लिए, फॉर एक्सीडेंट्स टू वर्कमैन। और तुम पता है क्या बोल रहे हो? हमें ना वो कर दिया CSR, बेचारा का एक्सीडेंट हो गया था ना, हाथ पांव कट गया था, हम ऑपरेशन करवाया उसका, देखो हम कितना अच्छा आदमी है। तुम जो किया वो क्यों किया है? बिकॉज इस एक्ट के अंदर तुम्हारी ऑब्लिगेशन होती है एम्प्लॉयर की कि वर्कमैन का एक्सीडेंट हो जाए तो तुमको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो जो किसी कानून के अंदर तुम्हारी जिम्मेदारी है प्रोविडेंट फंड डालना, और वो तुम डाल देते हो और बोलते हो हम CSR कर दिया। CSR थोड़ी है, CSR तो वॉलंटरीली होता है, इच्छा से होता है। ये तो तुम कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन,
कानून तुम्हारे ऊपर कुछ दबाव डाल रहा था कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम उस जिम्मेदारियों को अगर जब करते हो तो वो सीएसआर नहीं माना जाएगा। पढ़ के देखो, 6 पॉइंट्स अभी तुम्हें ना सब लिखेगा। कैसे लिखेगा हम बताएं, हम दिखाता आपको। तुमको है ना ऐसे लिखना चाहिए था, जस्ट मेरा स्टाइल देखो। व्हाट आर नॉट इंक्लूडेड है ना जो लाइन, क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है, इसको याद करने का स्टाइल क्या है देखो। एज पर रूल्स, इफ एक्टिविटीज आर, कॉपी मत करना, रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, है ना, कंबल का काम है, रेस्टोरेंट का काम है, खाना खिला रहे नहीं चलेगा। एक्टिविटीज आउटसाइड इंडिया सीएसआर नहीं है, पर उसमें एक्सेप्शन क्या था, ट्रेनिंग ऑफ स्पोर्ट्स पर्सनल फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। पॉलिटिकल पार्टी, कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी। फोर्थ क्या था, बेनिफिट ओनली टू एम्प्लॉयज, याद है स्कूल वाला बात, ऐसे करके। फिफ्थ स्पॉन्सरशिप एट इवेंट्स। सिक्स्थ कंट्रीब्यूशन अंडर एनी एक्ट, लाइक एग्जाम्पल दे दोगे एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट। समझ में आ रहा है, ये लिख लो ऐसे करके। चलो कॉपी में, व्हाट एक्टिविटीज आर नॉट सीएसआर, और ये कौन ऐसे लिखनी, ये लाइन बहुत जरूरी है अब जो लिखने जा रहा हूं। एज पर रूल्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कोटेशन लिखना पड़ेगा आपको, ये एक्टिविटीज सीएसआर नहीं माने जाएंगे। एज पर रूल्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्सेप्शन के लिए जगह छोड़ना। अच्छा इसमें भी एक जगह छोड़ना, वन में भी एक एक्सेप्शन है, अभी बताऊंगा, 2 लाइन छोड़ के रखना। यहां से कोई कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता, पर आंसर में लाइन चाहिए, एज पर रूल्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ज्यूमिंग कि आप लिख रहे हो, तो आज सीएसआर का मेन एस्पेक्ट सारे ओवर हो जाएंगे। अब कल या परसों में इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा, वो आप घर से भी कर सकते हो, इसलिए आज मैंने सेंटर पे बुलाया था, बिकॉज आज मेन समझाने वाला पार्ट सीएसआर का हो रहा है, जो आज ओवर भी कर दूंगा मोस्ट प्रॉब्ली। रिटन हो गए सारे। अब वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो एक्स्ट्रा पार्ट क्या बोल रहा है, वी जस्ट सी टू दैट।
दो जगह एक्सेप्शन है, 1 के अंदर भी एक्सेप्शन है, 2 के अंदर भी एक्सेप्शन है। चलिए, आइए लुक एट द लैंग्वेज। एक्टिविटीज अंडरटेकन इन परसुएंस ऑफ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, ऐसा कुछ मिला लिखा हुआ। पॉइंट 1 में आ जाओ, है ना। अब इसमें प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है बताइए। एक्सेप्शन। प्रोवाइडेड वर्ड जब भी कोई पैराग्राफ में होता है, प्रोवाइजो क्लॉज का मतलब यूजुअली होता है एक्सेप्शन। कई बार प्रोवाइडेड का मतलब एक्स्ट्रा कंडीशंस भी होता है। तो ये एक्चुअली पॉइंट आज के दिन कोई वैल्यू नहीं है, ये उन सालों के लिए था। और ये हम लोग किस साल में आपको पता ही, हम लोग बहुत आगे बढ़ गए। लिखा है कि अ कंपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में थी, क्या क्या बनाते थे, जो ड्रग्स वैक्सीन ये सब बनाते थे जो कंपनीज, वो दवाई बनाने की कंपनी, मेरी बात सुन रहे हो, दवाई बनाने की कंपनी अगर दवाई में ही कोई और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है, समझ में आ रहा है आपको, और वो दवाइयां किससे रिलेटेड है, कोविड-19, ये उस समय का बात है, बता दे रहा हूं, आपको वैल्यू नहीं है। जो दवाई बनाने की कंपनीज, मेडिसिन, वैक्सीन, ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेस, वो कोविड-19 वाली दवाइयां बना रही थी अगर इन सालों में, तो वो सीएसआर मान लेंगे। ओ, सीएसआर है, बट कंडीशन डाल दिया आप कि वो दवाई बनाने की कंपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी दवाई बनाने के लिए, वो इंस्टीट्यूट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इसके अंदर लिखा हुआ है उनके साथ मिलकर करेगी, यानी अपना प्राइवेट पूरा काम करे वो नहीं चलेगा। और डिटेल्स बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर करेगा, एनुअल रिपोर्ट में। यानी दवाई बनानी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं, आप समझ गए ना। ये तो देखो 2022-23 खत्म ही हो गया कि दवाई बनाने की कंपनीज अगर दवाई बनाने पर कोई आर&डी कर रही है, और वो आर&डी अगर वो इस टाइप के इंस्टीट्यूट्स के साथ कर रही है जो कि गवर्नमेंट मेंशन किया है, तो उसको ये वाला सीएसआर एक्टिविटी माना जाएगा। बिकॉज दवाई बनाने की कंपनी दवाई और पर कुछ सीएसआर कर रही है, लोगों को दवाई बांट रही है, तो तुम तो बोल सकते हो ना ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है। इसको कैसे मान लिया आप आईटीसी वाला जब कॉपी बांट रहा था सीएसआर नहीं माने, एक कंप्यूटर वाला बनाने का कंपनी कंप्यूटर बांट रहा है, लिटरेसी को प्रमोट कर रहा है, आप सीएसआर नहीं माने, बोला था ना मैंने। पर ये एक्सेप्शन था, दवाई वाला अगर दवाई बेचता है, कोविड-19 के लिए कुछ करता है, बट उसमें भी शर्त था आर&डी जो कर रहा है वो किसके साथ करे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और जिसका लिस्ट में नाम हो उनके साथ करें। अंडरस्टूड। तो ये लिस्ट आपको याद रखना पड़ेगा। तो सीएसआर का ये लंबा लिस्ट है जो पूरा बैच मिलके देखा। और यहां पे देखो एक वर्ड आया है नेट प्रॉफिट्स। हम लोग पढ़ाया था क्या आज आपको नेट प्रॉफिट्स, टेल मी, हैव आई डन। नेट प्रॉफिट्स में क्या नहीं आएगा, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, नेट प्रॉफिट्स विल नॉट कवर प्रॉफिट्स फ्रॉम फॉरेन ब्रांच। हम बताया था, ये 4 बार बताया है। तो देखो इट विल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट्स फ्रॉम ओवरसीज ब्रांच। ओवरसीज ब्रांच के प्रॉफिट्स यहां पर नहीं आएंगे, माइनस। ऑलरेडी माइनस है तो माइनस मत कर देना, पक्का। और मजेदार बात, नेट प्रॉफिट से एक चीज और माइनस करना है, डिविडेंड विच इज रिसीव फ्रॉम अदर कंपनीज इन इंडिया विच आर गवर्न्ड बाय 135। इसका क्या लॉजिक है, कोई बता सकता है मेरे को, इसका क्या लॉजिक है। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अदर कंपनीज इन इंडिया, लॉजिक सुनो, जो कंपनी सीएसआर में गवर्नड है उनके पीएल अकाउंट में अगर वो डिविडेंड इंक्लूडेड है, समझ रहे हो आप मेरी बात, तो उस डिविडेंड पे तो सीएसआर आप दे चुके होंगे ना। मेरे को वापस सुनो, तुमको डिविडेंड मिल रहा है एक इंडियन कंपनी से, और जिस इंडियन कंपनी से मिल रहा है उसके ऊपर सीएसआर लगा है, और तुमको मिला है डिविडेंड, तुम्हारी कंपनी को, तुम्हारे यहां भी आ गया इनकम में वो, और वो डिविडेंड वो कहां से दिए होंगे, वो इंडियन कंपनी अपने प्रॉफिट से, उस पर तो वो सीएसआर दे चुके हैं, तो वापस उस डिविडेंड पे तुम सीएसआर कैसे कैलकुलेट करेगा। तो इसलिए ऐसा डिविडेंड जो आए, जो एक ऐसे कंपनी से आए जिसके वो प्रॉफिट्स में इंक्लूडेड था सीएसआर में, मैं वापस देखो इधर देखो, एक्स लिमिटेड है, वो इन्वेस्ट किया वाई लिमिटेड में, तो एक्स लिमिटेड विल रिसीव डिविडेंड, हाँ या ना। फ्रॉम किससे मिलेगा डिविडेंड, वाई लिमिटेड प्रॉफिट्स, और वाई लिमिटेड अपने प्रॉफिट्स पे 135 का 2% कंट्रीब्यूट कर रहा है,
तो उस डिविडेंड पे तो ऑलरेडी आपने सीएसआर दे दिया, तब तो डबल हो जाएगा ना सीएसआर। तो इसलिए एक्स लिमिटेड के नेट प्रॉफिट से वो वाला डिविडेंड हटाओ जो उसको उस इंडियन कंपनी से मिला हो जो कि 135 के अंदर ऑलरेडी कवर्ड हो, बिकॉज वो डबल हो जाएगा ना, वो वहां पे भी दिया होगा, वो इंडियन वाई लिमिटेड दिया है ना सीएसआर 2% ऑफ दैट अमाउंट, और अब तुम इधर से भी डिडक्ट करोगे तो गलत हो जाएगा ना, अगर यहां डिविडेंड नेट प्रॉफिट्स में इंक्लूड हो गया तो हर डिविडेंड देखते माइनस मत करना, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज विच आर गवर्न्ड बाय 135, याद रहेगा। और फॉरेन कंपनी में ये नेट प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है, जो इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस के नेट प्रॉफिट्स होते हैं वो वाले नेट प्रॉफिट्स का मतलब होता है। पक्का एवरीवन? ये सब मैं अपने नए एडिशन से हटवा दूंगा आज, बिकॉज ये ऑलरेडी हमने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट और ये सब पढ़ लिया था, ये स्पेस ब्लैंक कर देंगे हम लोग अभी क्लास के बाद। इज इट ओके? तो 5 more minutes। पता है सीएसआर ये कुछ करना है आप लोग को, लिखना है कुछ? वहां नहीं चल रहा है? डीके जी को बुलाओ, कुछ ऑन ऑफ कर दिया होगा अंदर से सिस्टम। कैन यू गेट दिस? पक्का? अब एक बात बताओ, सीएसआर पे जब तुम खर्चा करते हो ना, बहुत सारा खर्चा करते हो, तो मैक्सिमम कितना खर्चा कर सकते हो? कितना भी। पर तुम क्या कर रहे हो, सुनो मजेदार बात, तुम बोल रहे हो हम टॉयलेट्स बनाएंगे, हम स्कूल बनाएंगे, बहुत खर्चा होगा ये सब रिसर्च वर्क और एडमिनिस्ट्रेशन और पर। तब एक आदमी क्या कर रहा है पता, बदमाशी, सीएसआर कुछ नहीं कर रहा है, ज्यादातर नकली खर्चा बनाकर क्या कर रहा है, सीएसआर हो गया स्कूल बनाने में इतना खर्चा लग गया, एडमिनिस्ट्रेशन पे इतना लग गया। तो लॉ क्या बोला, मजेदार बात, वेरी इंपॉर्टेंट लिखना, कॉपी में लिखो, व्हाट कैन बी, नहीं चल रहा है, आ गया, व्हाट कैन बी, बोला सुन भी लेना बिकॉज डिस्टर्ब, सेटिंग डिस्टर्ब होने के बाद कुछ नहीं बोला, सुनने बोल दो। व्हाट कैन बी मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेटिव, 5 मिनट तक बोलना, एक्सपेंडिचर ऑन सीएसआर प्रोजेक्ट, मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर कितना हो सकता है? प्रोजेक्ट स्कूल का डिजाइन बनाना तो सीएसआर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया तुम्हारा, इलेक्ट्रिसिटी बिल तुम बोल रहे हो आ रहा है, हम इतना स्टाफों को दे दिए सैलरी जो जा जाके हमको खबर लाते हैं, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो गया। 5% ऑफ सीएसआर एक्सपेंडिचर जो तुम निकाले थे ना, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स, वो सपोज आ रहा है 50 लाख, तो 5% ऑफ दैट 50 लाख कैन बी द मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर अलाउएबल। वरना हर आदमी क्या करेगा बताओ, खर्चा लग गया, खर्चा लग गया, सीएसआर हो गया। सीएसआर एक्चुअली कुछ हुआ नहीं है, सीएसआर के नाम पर सारा चीज खर्चा करके आप बैठ जाएंगे, वो नहीं होना चाहिए। 50 लाख से का 5% मैक्सिमम खर्चा तुमको अलाउड है, एक्चुअली में सीएसआर होना चाहिए। यस, वो तो फिर मॉनिटरिंग भी होगा। तो सीएसआर इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का मतलब समझाया है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। योर डिजाइनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, वो तो मेन खर्चा है, इंप्लीमेंटेशन पे खर्चा लग रहा है वो तो मेन खर्चा है। तुम प्रोजेक्ट का मॉनिटरिंग कर रहे हो, ऑडिटिंग कर रहे हो, कितना बेनिफिट आ रहा है प्रोजेक्ट से, वो तो मेन खर्चा है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो गया जनरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा, एंड इट कैन बी मैक्सिमम हाउ मच, 5%। क्या चीज का, प्रॉफिट्स का मत लगा देना, हाँ, of the CSR expenditure of that year, ये लाइन कॉपी में लिख लो। What can be maximum administrative expenditure on CSR project? It is maximum 5% of the CSR expenditure of that year. पक्का? यहां से केस स्टडी के अंदर पार्ट आ सकता है, कॉपी में लिखा है इस क्वेश्चन को अलग से, बड़ा एक 1.5 पेज का क्वेश्चन देगा जिसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स बिखरे हुए रहेंगे। ये जब आता है ना व्हाट इज सीएसआर एंड व्हाट इज नॉट सीएसआर, आंसर में लाइन लिखना, एज पर द रूल्स फ्रेम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सीएसआर एक्टिविटीज डू नॉट, ये रूल्स का रेफरेंस देना जरूरी है, ये भी रूल्स के रेफरेंस के अंदर है, ये भी है ना, मैक्सिमम सीएसआर एक्सपेंडिचर इतना होगा एज पर रूल्स, रूल्स में ऐसी बातों का उल्लेख किया हुआ है दैट एज पर रूल्स मैक्सिमम इट विल बी सो एंड सो खर्चा। रिटन 5 minutes मोर, 5 मिनट मोर। यस, ये देखो वापस एक पिंक आएगा थोड़ी देर बाद, दिस पिंक इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पिंक was actually
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पिंक वाले सारे इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कल होगा या आज अगर टाइम होगा तो आज भी करवा दूंगा, देखता हूं। दिस पिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुनो मेरी बात हिंदी में, लेआउट। तुम स्कूल खोले थे ना सीएसआर प्रोजेक्ट में, प्रॉफिट हो गया स्कूल में, है? प्रॉफिट इंटेंशन नहीं था पर स्कूल में प्रॉफिट्स हो गया। तो जो सरप्लस होता है कोई सीएसआर प्रोजेक्ट में, वो क्या बिजनेस प्रॉफिट होगा? नहीं। या तो उसको क्या करो, सेम प्रोजेक्ट में उसको यूज करो, हाँ या ना? या तो सेम प्रोजेक्ट में यूज करो, और एक ऑप्शन और है, उस सरप्लस को इधर ट्रांसफर करो, और फिर उसको कोई सीएसआर प्रोजेक्ट में यूज किया जाएगा। या एक ऑप्शन और है सर, अब क्या ऑप्शन है? या सरप्लस को शेड्यूल 7 वाले फंड में ट्रांसफर करो 6 महीने के अंदर। यानी कितने ऑप्शंस हो गए? 1 2 3। सरप्लस का ट्रीटमेंट क्या होगा? देखो 3 ऑप्शंस, जैसे लिखो, कॉपी में जाओ, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस ऑन सीएसआर प्रोजेक्ट। कॉपी में लिखो क्वेश्चन, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस ऑन सीएसआर प्रोजेक्ट। जो लोग कॉपी मेंटेन कर रहे हैं पैरेलली लिखो, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ surplus on CSR project. There will be a big list. What will be the treatment of surplus on CSR project? Number 1, use it in the same project. It is not business profit. Number 2, unspent CSR account में भेज दो और कंपनी का जो CSR पॉलिसी में जो इनके ब्रॉड गोल्स हैं उस पर खर्चा कर दो। थर्ड, आप कोई शेड्यूल 7 के फंड में उसको ट्रांसफर कर सकते हो विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर। नहीं सर, 30 डेज था ना? 30 डेज तो वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का कहानी में था, नॉट रिलेटेड टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में वहां पर भी 6 मंथ्स था फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ऐसे ट्रिक सेट करके आपको रिकॉल करना पड़ता है। तो सरप्लस का क्वेश्चन लिखा आप लोगों ने, मैं वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूं जो घर से कर रहे हैं। What will be the treatment of surplus? 3 aspects. It's not a part of business project. Use it in the same project. Transfer it to unspent CSR account and in pursuance of CSR policy. And thirdly, transfer the surplus to Schedule 7 fund within 6 months from the end of financial year. Is it okay, everyone? पक्का? अब देखोगे ध्यान से जो मैं बोलने जा रहा हूं, ये वाला पॉइंट। अब सरप्लस तुमने ज्यादा कंट्रीब्यूट कर दी, अच्छा ये तो दूसरा था। अब क्वेश्चन है, इफ अ कंपनी कंट्रीब्यूट्स excess CSR in a year, can it claim to be set off against डेफिसिट? डेफिसिट मतलब कम अगर देता है इन कमिंग 3 years, इफ अ कंपनी कंट्रीब्यूट्स एक्सेस CSR इन अ ईयर, अगर एक कंपनी ज्यादा CSR डाल दे एक साल में, कैन इट क्लेम, मैं समझाऊंगा मीनिंग वापस, टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट डेफिसिट इन कमिंग 3 years? कैन इट क्लेम टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट डेफिसिट इन कमिंग 3 years? अगर एक कंपनी कंट्रीब्यूट कर दे एक्सेस CSR इन अ ईयर, कैन इट क्लेम टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट डेफिसिट इन कमिंग 3 years? एक चीज देखिए, पूरे चैप्टर में कमिंग 3 years है। मतलब सुनो, आज है 2025-26, सपोज मैंने ज्यादा कंट्रीब्यूट कर दिया, अब मैं सोच रहा हूं 26-27 में थोड़ा कम करूंगा, और क्या रीजन दूंगा? मेरा पहले ना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया हुआ, वो अमाउंट को यूज कर लीजिए, एक्सेस वाले को अलाउड है। सपोज मैंने ना 1 करोड़ ज्यादा खर्चा कर दिया और अगले साल मेरा रिक्वायरमेंट सपोज 30 लाख का है, समझ लो मेरी बात को, मैं यूज कर सकता हूं। मतलब मैं अब नया स्पेंड नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा मैंने 1 करोड़ जो खर्चा किया था ना, उसमें से 30 लाख मेरा उसके अगेंस्ट में कर लीजिए। अब अगले साल फिर 30 लाख का था, सॉरी 30 लाख, 1 करोड़ ज्यादा किया था, पहला साल 30 लाख का आया, सेकेंड ईयर भी 30 लाख का आया, थर्ड ईयर भी 30 लाख का आया, मैं 90 लाख डालूंगा नहीं? क्यों नहीं डालेंगे सर, आपका तो मैं वो वाले 1 करोड़ से सेट ऑफ करूंगा। अब फोर्थ ईयर भी 30 ईयर्स है, मैं बोलूंगा वो 10 लाख वहां से सेट ऑफ कर लेता हूं, 20 लाख नया दे देता हूं, नहीं अलाउड है। वो जो 1 करोड़ था एक्सेस कंट्रीब्यूशन, वो सिर्फ कमिंग 3 years तक
मैं यूज कर सकता हूं, क्लेम कर सकता हूं, पर सुनो सुनो सुनो, कमिंग 3 years, और वो ऐसे हरवा में यूज नहीं कर सकता हूं कि अमित सर बोले हैं बोर्ड रेजोल्यूशन पास होना पड़ेगा तभी। कंडीशंस वर्ड मिला आपको, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। क्या कंडीशंस है इधर देखो, बोर्ड शैल पास अ रेजोल्यूशन, बी आर टू बी पास्ड टू सेट ऑफ excess contribution in coming 3 years। कमिंग 3 years में यूज करूं तो इसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके ही मैं ये इस्तेमाल कर सकता हूं। इट्स वेरी वेरी प्रोबेबल 8-10 मार्क्स का देखना, एक सीएसआर में क्वेश्चन आएगा, बच्चे उड़ जाएंगे अगर नहीं पढ़ा हुआ होगा। तो ये है ना, बोर्ड रेजोल्यूशन में पास करके सेट ऑफ करवा सकता हूं एक्सेस सीएसआर कंट्रीब्यूशन इन कमिंग 3 years, 3 साल, आने वाले 3 साल, उसके आगे नहीं जा सकता हूं। 1 करोड़ मेरा एक्सेस था, 30 लाख मेरा रिक्वायरमेंट आ रहा था, मैं 3 साल यूज किया, चौथे लाख में पता आदमी होशियार है, 10 लाख मेरा वो वाला एक्स्ट्रा है और 20 मैं अलग से दे देता हूं। ये नहीं चलेगा। अब तुम 30 लाख नया सीएसआर स्पेंडिंग करो। कहां लिखा हुआ था, लैंग्वेज मैच कर लिया। Where a company spends an amount in excess of the requirement, excess may be set off against the CSR requirement up to immediate 3 years। immediate 3 years, ये नहीं है कि सपोज 1 साल बीच में किया फिर 3 साल बाद एक दूसरा ईयर यूज कर लो, आने वाले 3 सालों के अंदर ही कर सकता हूं। द एक्सेस अमाउंट, अच्छा ये देखो, ये जो एक्सेस अमाउंट हम बोल रहे हैं ये हमने किया हो कंट्रीब्यूट, इसमें तुम्हारा सरप्लस नहीं आ सकता है। एक्सेस अमाउंट का मतलब क्या होता है, तुमने अपने पॉकेट से एक्सेस डाला है। पॉकेट से सपोज तुम डाले हो 80 लाख एक्स्ट्रा और 20 लाख तुम पता है क्या बोल रहे हो, वो जो मेरा सरप्लस आ गया था स्कूल में, प्रॉफिट हुआ था, वो भी तो सीएसआर का ही है, तो मेरा 1 करोड़ मान लीजिए आप। वो नहीं मानूंगा मैं। सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ स्कूल बिजनेस, वो नहीं आएगा इसमें एडजस्टमेंट के लिए। सरप्लस का तो एडजस्टमेंट अलग था, देखो सेम प्रोजेक्ट में यूज करो, अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में यूज करो या शेड्यूल 7 में। क्या सरप्लस के लिए मैंने लिखा था सरप्लस जो आता है सीएसआर प्रोजेक्ट पे उसको हम सेट ऑफ के लिए यूज करेंगे, नहीं लिखा था ना। तो ये भी क्लैरिटी हो गया। अगर क्वेश्चन मर्ज करेगा इस बार, अगर हम ये पेपर बना देना सीएसआर का, 80% लोगों का रॉन्ग हो जाए, पीपल विल नॉट बी एबल टू इंटरप्रेट द क्वेश्चन, पर तुम समझ जाओगे ना कि अगर एक्सेस डाला है, एक्सेस डालना मतलब डाला है, उसमें कोई स्कूल बिजनेस का प्रॉफिट नहीं आएगा। एक्सेस को कमिंग 3 years में यूज कर सकता हूं, बट सिर्फ इमीडिएट कमिंग 3 years एंड बोर्ड रेजोल्यूशन एक पास हो जाना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएसआर रिपोर्टिंग। ये देखो येलोइंग, पेज नंबर रेफरेंस लिखो, क्वेश्चन तो बना दो। बहुत सिंपल है, ये अगले दिन कराऊंगा। 2 चीज़ है इसमें, बोर्ड्स रिपोर्ट में आता है एनेक्जर, और जब एओसी 4 जमा होता है तो उसके साथ एक सीएसआर 2 नाम का अडेंडम फॉर्म जाता है। आई डू इट नेक्स्ट डे। सीएसआर रिपोर्टिंग, और फॉरेन कंपनी में बोर्ड्स रिपोर्ट नहीं बनता है तो उनके वो बेसिकली बैलेंस शीट के साथ ही ये एनुअल रिपोर्ट में चला जाएगा। ये लास्ट टॉपिक आज करवाऊंगा, ये भी बवाल है इसलिए आज ही करवा रहा हूं। इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट इन सम केसेस, लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपैक्ट असेसमेंट, लैंग्वेज मिल रहा है, इंपैक्ट असेसमेंट। नाउ व्हाट इज इंपैक्ट असेसमेंट, ध्यान से सुनो। इंपैक्ट असेसमेंट का मतलब क्या होता है, तुमने बोला कि मैंने गंगा नदी साफ करा दी, मैंने बहुत काम किया है, तो देखा जाएगा एक्चुअली में क्या फायदा हुआ है तुम्हारे साफ कराने का। आज भी दिल्ली की यमुना उतनी ही गंदी है। इंपैक्ट मतलब समझते हो, बेनिफिट क्या हुआ है, तुम जो सीएसआर का इतना खर्चा किए, गवर्नमेंट उसको ऑडिट करने बोल रहा है, सॉर्ट ऑफ थिंग। या तुमने बोल रहा है स्कूल बना दिया, पता चलता है स्कूल में से पॉलिटिकल पार्टी लोग कैंपेन करते हैं, माइक लगा के इलेक्शन के पहले भाषण देते हैं, बच्चे आते ही नहीं है पढ़ने। मिड डे मील डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, भात के संग क्या मिल रहा है, कॉकरोच। तो एक्चुअली में क्या हुआ है नहीं हुआ है ये चेक किया जाएगा किसमें, इंपैक्ट असेसमेंट में। पर ये किस प्रोजेक्ट का होगा, देखो इंग्लिश कंपनी, इंग्लिश देखो, 1 मिनट बोर्ड देखो, जिसका एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन, मतलब जो स्पेंडिंग कर रहा है ना लास्ट 3 years में, जो सीएसआर स्पेंडिंग किया है, किस कंपनी के लिए जरूरी है, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो, 10 करोड़ हो। ओके, एंड फॉर सीएसआर प्रोजेक्ट, उस कंपनी का सारे प्रोजेक्ट्स का नहीं होगा, जिस सीएसआर प्रोजेक्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करोड़ लगा हो, एंड वापस एंड प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, मतलब प्रोजेक्ट जस्ट अभी अभी सफाई हुआ है। सुनो, आज सफाई हुआ है,
कल जाके चेक करोगे तो अच्छा ही लगेगा ना, सब कुछ गंगा बहुत अच्छा साफ हुआ है। प्रोजेक्ट को कंप्लीट हुए वे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ईयर हो गया हो। मैंडेटरी जो होता है ना इंपैक्ट असेसमेंट फॉर कंपनी सैटिस्फाइंग ऑल 3 पॉइंट्स, ध्यान से पढ़ो, फुल पेज करो कि ये एंड है, तीनों सेटिस्फाई होगा तो उस प्रोजेक्ट का इंपैक्ट असेसमेंट होगा। सबसे पहला क्राइटेरिया है 1, ये सबसे पहले देखो, जिस कंपनी का अगर एवरेज सीएसआर स्पेंडिंग 10 करोड़ या उसके ऊपर नहीं है, वहां इंपैक्ट असेसमेंट नहीं होगा। कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करता है पर उसका जो एवरेज सीएसआर स्पेंडिंग इज 10 करोड़ और मोर, पर सुनो कंपनी के बहुत प्रोजेक्ट्स हैं, सारे प्रोजेक्ट्स का इंपैक्ट असेसमेंट नहीं होगा सीएसआर प्रोजेक्ट का। उस सीएसआर प्रोजेक्ट का होगा, पहले तो देखो ये कंपनी तुम्हारी गवर्न हुई या नहीं हुई इंपैक्ट असेसमेंट के लिए, उसमें तुमको देखना है उसकी एवरेज सीएसआर स्पेंडिंग ऑफ लास्ट 3 इयर्स। फिर तुमको उसके सारे प्रोजेक्ट्स का इंपैक्ट असेसमेंट नहीं कराना है, वो प्रोजेक्ट का जिसका 1 करोड़ या 1 करोड़ का खर्चा हो जिस प्रोजेक्ट पर, हाँ सर करवा देते, हड़बड़ाओ मत। प्रोजेक्ट को कंप्लीट हुए हुए कितना हो गया हो, 1 साल, तीनों चीज देखना होगा। कंप्लीशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज। तुम्हारे संग एग्जाम में क्या होगा पता है, 12 करोड़ दिखाई देगा तुमको, ये भी सुनो, ये भी 3 करोड़ दिखाई देगा, पर प्रोजेक्ट को कंप्लीट हुए 6 महीना ही होगा तो भी इंपैक्ट असेसमेंट नहीं लगेगा, बिकॉज ऑल 3 पॉइंट्स अगर सेटिस्फाई होता है तो इंपैक्ट असेसमेंट प्रोजेक्ट के लिए कंपलसरी होता है, और ये रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट के साथ जोड़ दी जाएगी। और सुनो ये सब करने के लिए भी कुछ खर्चा वर्चा लगता है ना, तो एक्सपेंडिचर ऑन इंपैक्ट असेसमेंट को क्या हम सीएसआर एक्सपेंडिचर मानेंगे? हाँ, प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही तो है। हम प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ये करेगा कौन, ये स्टडी कोई दूसरा इंडिपेंडेंट मर्चेंट बैंकर या वो सब लोग करेंगे। तो हु विल बी डूइंग दिस टाइप ऑफ स्टडी, एक इंडिपेंडेंट पर्सन करेगा। तो बोलते हैं कितना खर्चा, ये जो तुम बोलते हैं गंगा साफ हुई नहीं हुई हम पता लगाते हैं, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी करेगा, तो ये एजेंसी कितना खर्चा को सीएसआर मान सकता है, 2% ऑफ द टोटल सीएसआर एक्सपेंडिचर और 50 लाख रुपीज विच एवर इज हायर। दिख रहा आपको? वरना एक कंपनी क्या किया, हम ये पता लगाने में कि गंगा कितना साफ हुआ है सब कुछ खर्चा लिखा दिया, वो तो नहीं चलेगा। एक्सपेंडिचर ऑन इंपैक्ट असेसमेंट इज 2%। सर थोड़ी देर पहले आप 5 बोले थे, 5 तो था एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का, 2% और 50 लाख। देखो मैंने अलग अलग इंक लगाया, यू ऑल्सो चेंज विच एवर इज हायर। आप लोग जो क्लास कर रहे हो ना, आप भी चेंज करो, विच एवर इज हायर को स्टार लगाओ। ऑलरेडी आरटीपी एमटीपी में भी आ चुका है, सीएस के एग्जाम में आ चुका है, सीएमए फाइनल में भी आ चुका है कि इंपैक्ट असेसमेंट एक्सपेंडिचर को सीएसआर मान लेंगे कितने अमाउंट तक, 2% और 50 लाख विच एवर इज हायर। और ये सब में देखो 1 का फिगर आ रहा है, 10, 1 करोड़ 1 ईयर, देखने से याद होता है, ऐसे एक के नीचे एक कॉपी करो। तो इंपैक्ट असेसमेंट का मतलब पहले समझ में आया कि प्रोजेक्ट से एक्चुअली में क्या बेनिफिट मिला है, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के 1 साल बाद पता लगाएंगे और ये रिपोर्ट बोर्ड के सामने पेश करेंगे और सीएसआर रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट ऑन सीएसआर में भी एनेक्स करेंगे। कॉपी दिस एवरीवन। इंपैक्ट असेसमेंट का हिंदी मीनिंग समझ में आया? तुम बोल रहे हो हम इतना खर्चा किए पर बेनिफिट असेस करेंगे, पर ये हर कंपनी को नहीं करना है, पहले तो उन कंपनीज को करना है सिर्फ जिसका ऐसा ऐसा सीएसआर स्पेंडिंग आ रहा हो 3 सालों में। पर रुको रुको रुको, उसको भी सारे प्रोजेक्ट्स का नहीं करना है, उस प्रोजेक्ट का करना है जिसपे 1 करोड़ का खर्चा लगाओ। नहीं 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 नहीं, और खर्चा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए 1 साल हो गया हो, यानी कितना डेंजरस डेटा है। ऑल 3 सेटिस्फाई होगा तो ही तुम्हारे लिए मैंडेटरी होगा, तीनों में से अगर एक भी तुम्हारे ऊपर नहीं लगा तो तुम बच जाओगे, तुमको ये इंपैक्ट असेसमेंट नहीं करना पड़ेगा। ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी करेगी, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं करेगा जाके, या डायरेक्टर बोलता हम जाके पता लगा के बताते हैं, वो नहीं चलेगा। और ये रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट ऑन सीएसआर जो मैंने बताया था ना आपको, कल पढ़ाऊंगा, वो सब के संग एनेक्स होके बोर्ड्स के टेबल पर प्रस्तुत किया जाएगा।
एंड एक्सपेंडिचर ऑन इंपैक्ट असेसमेंट लैंग्वेज देखो, मैक्सिमम। अच्छा, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन एक्सपेंडिचर? मतलब ये अमाउंट, पेन इज नॉट वर्किंग, दिस अमाउंट इज CSR एक्सपेंडिचर। ये अमाउंट क्या माना जाएगा? CSR एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ये अमाउंट CSR एक्सपेंडिचर माना जाएगा। दिस अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज CSR expenditure. 2% of the total CSR expenditure or 50 lakhs, whichever is higher. Pakka? So this is called as impact assessment report. पढ़ के देख लीजिए, हटा दो। ओके, एंड ये भी आपने लिख लिया था ना, इसमें से MCQs भी आ सकते हैं। ये CSR रिपोर्टिंग पे डायरेक्ट क्वेश्चन बना तो लो ही। CSR रिपोर्टिंग येलो बुक बॉक्स पेज नंबर सो एंड सो लिख लो। बाई चांस कल आप नहीं भी आओ, कल घर से करने से भी चलेगा। आई विल रिकॉर्ड द क्लास एंड ऐड इन द ऐप। आज बहुत इंपॉर्टेंट था। 2 मिनट जब आज इंपॉर्टेंट है ही, तो सारे इंपॉर्टेंट चीज मैं सोच रहा हूँ आज ही कर दूं। 2 मिनट मुझे दीजिएगा जीवन में, 2 मिनट और। यस, क्वेश्चन है, कैन CSR स्पेंडिंग, बना लेना, बी डन थ्रू सेक्शन 8 कंपनी में बताया था ना, रिलायंस वाला रिलायंस फाउंडेशन से करता है, और पब्लिक ट्रस्ट, प्राइवेट ट्रस्ट नहीं, पब्लिक ट्रस्ट और रजिस्टर्ड सोसाइटी। तो इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं कि वो कैसा होना चाहिए, उसके बारे में लिखा हुआ है। और क्या एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ मिलकर ज्वाइंट CSR स्पेंडिंग भी करती है? कई बार यस, अलाउड है कि 2 कंपनीज मिलकर एक स्कूल खोल रही है, बहुत बड़ा स्कूल। सो कैन CSR स्पेंडिंग बी डन थ्रू सेक्शन 8 कंपनी और पब्लिक ट्रस्ट, लैंग्वेज लिख रहा है, और रजिस्टर्ड सोसाइटी। तो क्या CSR स्पेंडिंग ये तरीके से किया जा सकता है? कैन CSR स्पेंडिंग बी डन थ्रू सेक्शन 8 कंपनी और पब्लिक ट्रस्ट और रजिस्टर्ड सोसाइटी? पढ़ के देखिए, यहां से लेकर यहां तक है। मिला लैंग्वेज? पहले क्वेश्चन लिखा, फिर हम समझाएगा मीनिंग आपको। कैन CSR स्पेंडिंग बी डन थ्रू सो एंड सो, ब्रैकेट किया, ये ब्रैकेट किया डी के बाद वाले पैराग्राफ तक। उसके बाद ये देखो, ये भी एक ब्रैकेट करो, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन है, छोटे छोटे से ब्रैकेट कर दो। जे को लिख दो रीडिंग कैटेगरी। तो ब्रॉडली ऑल पढ़ाने वाला मेन एरियाज आर कवर्ड। फिर भी कुछ बचेगा, हम लोग कल उसको पॉलिश कर लेंगे। सुन लो, ये वाला पढ़ के जाते हैं। क्या रिलायंस वाला कैसे कर रहा है बताइए? तो मैंने बताया रिलायंस फाउंडेशन बनाया एक सेक्शन 8 कंपनी। किसके द्वारा बनाई गई है रिलायंस फाउंडेशन? बताओ। कंपनी के द्वारा। तो सुनो हिंदी, मैंने बहुत अच्छा अंडरलाइनिंग भी किया कलर का, पढ़ के देखो। तो एक सेक्शन 8 कंपनी, इधर देखो, एक पब्लिक ट्रस्ट या रजिस्टर्ड सोसाइटी, दिख रहा है लंबा लंबा नाम, जो कंपनी खुद बनाई है। मिला? स्टैब्लिश्ड बाय द कंपनी वर्ड। डिड यू गेट द लाइन? स्टैब्लिश्ड बाय द कंपनी वर्ड मिला? या और एक वर्ड देखो, कंपनी स्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 8 और रजिस्टर्ड ट्रस्ट और रजिस्टर्ड सोसाइटी स्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट। कई बार गवर्नमेंट बॉडीज है ना, इस टाइप का कंपनीज बना के रखते हैं सेक्शन 8 कंपनी कि आइए कोई भी कंपनी को हमारे सेक्शन 8 कंपनी के थ्रू CSR करवाना है तो करवा सकते हो। या और एक लैंग्वेज, या कोई एंटिटी के थ्रू आप करवा सकते हो जो कि कोई पार्लियामेंट के एक्ट या लेजिस्लेचर के अंदर बना हो, या आप कोई कंपनी बना सकते हो अंडर सेक्शन 8 और रजिस्टर्ड सोसाइटी। ये सब लंबा लिस्ट मिल रहा है। कोई भी दूसरे के थ्रू बना हुआ है, ना गवर्नमेंट के थ्रू ना कंपनी के थ्रू, पर उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए ऐसा ऐसा इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, इन CSR एक्टिविटीज। मैं वापस समझाता हूं, ये अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, बट जिस साल आएगा आ जाएगा।
अभी तक जो मैंने पढ़ाया था दे वेर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। वापस बोल रहा हूं, आप CSR खुद नहीं करोगे, अगर खुद भी कर सकते हो, देखो पहला लाइन, इटसेल्फ, आप खुद भी कर सकते हो और आप बिजी हो तो आप एक सेक्शन 8 कंपनी के थ्रू कर सकते हो। इधर देखो, वो सेक्शन 8 कंपनी किसके द्वारा बनाई गई हो, या तो आपके द्वारा अलाउड है, या कोई गवर्नमेंट के द्वारा, पॉइंट बी मिला, अलाउड है, या कोई पार्लियामेंट के एक्ट के अंदर कोई एंटिटी बनी है उसके थ्रू कर सकते हो आप, या सुनो सुनो, मार्केट में किसी और ने एक सेक्शन 8 कंपनी बना रखी है, ना आपने बनाया ना गवर्नमेंट ने बनाया, मार्केट में बनाते हैं लोग सेक्शन 8 कंपनीज, बीच में बहुत बनने लगी थी कि किसी को CSR करवाना हो तो मेरे थ्रू करवा लो, हमको फंड दे दो, हम करवा देंगे आपका CSR। किसी और के थ्रू आप करवाते हो तो उसमें एक पॉइंट है, देखो आप अपने द्वारा कर रहे हो कोई पॉइंट नहीं है, गवर्नमेंट के द्वारा कर रहे हो कोई शर्त नहीं है, पर दूसरों के द्वारा जब आप करते हो तो एक शर्त है, उस सेक्शन 8 कंपनी का या ट्रस्ट का या सोसाइटी का 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कि वो 3 साल से ऐसे CSR एक्टिविटीज कर रहे हों, वरना पता चलेगा आपका पैसा वो गबन कर लिए या आप जानबूझ के डाइवर्ट किए हो फंड्स को, और CSR होगा भी नहीं। तो डिड यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? बट सर जिस कंपनी से करवाएंगे तो वो कंपनी अगर खुद ही फर्स्ट ईयर रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते हो, हाँ खुद का कंपनी है तब तो कोई ईयर का रिस्ट्रिक्शन दिया ही नहीं है ये, हाँ तब उससे थ्रू नहीं करवा सकते हो। पॉइंट डी में अगर तुम कोई दूसरे सेक्शन 8 कंपनी के थ्रू करवाओगे, उस सेक्शन 8 कंपनी का 3 साल पहले बीत जाना चाहिए खुद को CSR करते हुए। उसका पहले उसका खुद का CSR करना, हाँ उसको पहले खुद भी CSR करना होगा, सिमिलर टाइप का CSR, फिर हो जाके बाजार में दूसरों का कर पाएगा। एंड सुनो, ऐसा मार्केट में हो रहा था तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि एवरी एंटिटी कवर्ड अंडर सब रूल, मतलब ये इस रूल के अंदर एवरी एंटिटी मतलब वो सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट सोसाइटी, पब्लिक ट्रस्ट सोसाइटी, उनके लिए एक नियम हो गया है कि जब आप दूसरों के बिहाफ में ऐसा ऐसा करते हो ना, तो आपको पहले अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक फॉर्म CSR 1 फाइल करके। तो फॉर्म CSR 1 वो इंटरमीडियरी कंपनीज और ट्रस्ट एंड सोसाइटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फाइल करती है, जो कि वेरीफाइड होता है CA या CS के द्वारा, और उनको एक नंबर मिलता है कि वो लोगों के बिहाफ में CSR कर पाएगी। पढ़ के देखना, स्टार्ट रीडिंग। On submission of the form CSR 1, unique CSR registration number will be generated by the system automatically. Start reading. Pakka? So every entity will register itself with the central government by filing CSR 1। ये किसके लिए? वो सेक्शन 8 कंपनी, सोसाइटी और ट्रस्ट को अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा कि हम CSR का काम करते हैं, एक फॉर्म CSR 1 फाइल करके। इस पे कुछ क्वेश्चंस एज सच बहुत मुझे नहीं लगता, बट हाँ सिलेबस में है, यू कांट लीव इट। मैं वापस बोल रहा हूं, तुम खुद कर सकते हो, और ये सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी, यस, इसमें पॉइंट कैसे डेवलप करोगे समझने के लिए, सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी established by the company, by government or by any other company but must have track record। याद हो गया था, ये इजी हो गया, बड़ा पैराग्राफ याद नहीं करना पड़ेगा। of 3 years minimum in similar CSR, इसी टाइप का CSR ये करते आ रहे हो। ये सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी आपके द्वारा बना हो या कोई गवर्नमेंट के द्वारा या एनी अदर कंपनी, बट मस्ट हैव ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 3 years in similar CSR activities। must have track record of 3 years in similar CSR activities। must have track record of 3 years must have track record of 3 years minimum in similar CSR activities। तो ये तरीका है CSR का खर्चा करने का। आप खुद कर लीजिए या आप अपने एक सेक्शन 8 कंपनी के थ्रू कर लीजिए
या गवर्नमेंट ने बनाया हो ऐसे ऐसे कंपनीज एंड ट्रस्ट सोसाइटी, या कोई बाजार में दूसरे लोग ऐसा कंपनीज फ्लोट करके रखते हैं, पर उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 3 years मिनिमम होना चाहिए। एंड वो जो है ना, ये 8 कंपनी ट्रस्ट सोसाइटी, ये CSR 1 के अंदर रजिस्टर्ड हो, इनके पास नंबर हो, यूनिक CSR रजिस्ट्रेशन नंबर। इज इट ओके? तो मैं अगले दिन रिवाइज कराऊंगा और फिर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊंगा। ये 2 ब्रैकेट्स मैंने जो किया है रीड करके रखना, इन पे छोटे 1-1 मार्क के क्वेश्चन डेवलप हो सकते हैं। सो दिस कवर्स सो फार। हाँ, एक चीज और वेरी इंपॉर्टेंट, वो जो शेड्यूल 7 में बार बार बोल रहा था ना सिलेबस में, शेड्यूल 7, एक बार आओ यहां पर, ये रहा, दिस इज शेड्यूल 7। कई बार गंदा पेपर देता है, बोलता है मेंशन 5 आइटम्स, तो आपको कुछ आइटम्स याद होने चाहिए कि शेड्यूल 7 जो कि क्या है, आज लेआउट फर्स्ट लाइन क्या था क्लास का, शेड्यूल 7 इज एन इलस्ट्रेटिव लिस्ट और एग्जॉस्टिव लिस्ट? बताओ मुझे। इलस्ट्रेटिव लिस्ट तो लैंग्वेज क्या है, देखो शेड्यूल 7 में क्या क्या टाइप की चीजें कवर हो रही है 1 से लेकर 13 तक, और फिर देखो क्या लिखा है, द लिस्ट इज illustrative and has to be interpreted liberally। मतलब इसके अलावा भी और कुछ चीजें CSR हो सकती हैं। और फिर ये और भी आइटम्स है, ये सब भी क्या है CSR। अगले पेज में आओ। अच्छा एक बात बताओ, जब कोविड चल रहा था और अब अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे रहे थे, क्या वो CSR था? नहीं, आपकी ड्यूटी थी, तुम क्या उस पर एहसान कर रहे हो? आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट वाज नॉट योर CSR। अब ये है शेड्यूल 7 मेंशन 5 आइटम्स। देखो क्या क्या है, एक लड़का पता क्या लिख के आ गया, इरेडिकेटिंग पुअर पीपल है, गरीबी हटाओ, गरीबों को नहीं, इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, हंगर। हाँ सर, रेस्टोरेंट वाले रात को खाना बांट रहे हो, CSR नहीं है, वो तो उनका नॉर्मल एक्टिविटी है, बचा हुआ खाना पार लगा रहे हैं। ये सब दिख रहा है आपको? प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट, स्किल इंडिया के प्रोग्राम्स के अंदर जो खर्चा होता है वो CSR में कई बार कंपनीज मांग सकती है। ओल्ड एज होम्स, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, क्लीन गंगा फंड, सुने हो नाम? बोर्ड देखो, ये सब टाइप के नाम आपको पता होने चाहिए। ऐसे और लंबे लिस्ट है। ये रख, PM नेशनल रिलीफ फंड फेमस है तो आपको नाम पता होना चाहिए, ये CSR है। एक कोविड के समय एक फंड आया था, बहुत फेमस हो गया था, PM केयर्स फंड, वो भी CSR है। रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, स्लम एरिया डेवलपमेंट, स्टार्टअप सुने हो? जो स्टार्टअप्स को आइडिया देते हैं, हेल्प करते हैं, उसको बोलते हैं इंक्यूबेटर्स। स्टार्टअप फेज में इंक्यूबेटर्स फंडेड बाय गवर्नमेंट, ये भी CSR है। बड़ा अर्थक्वेक आ गया या बड़ा कोई डैम टूट गया, पानी भर गया, डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ एक्टिविटीज में तुम हेल्प कर रहे हो। उत्तराखंड में बहुत बड़ा कोई डिजास्टर हो गया तो आप डिजास्टर मैनेजमेंट में खर्चा कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो CSR। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, तुम्हारे एग्जाम में कोई ऐसा आइटम आएगा जो यहां कवर्ड नहीं है तो डरना मत। क्या लिखा हुआ है? द लिस्ट इज illustrative, the list is not exhaustive। ट्रेनिंग टू प्रमोट रूरल स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स, पैरालंपिक स्पोर्ट्स, ओलंपिक स्पोर्ट्स को प्रमोट करना भी CSR माना जा रहा है। अरे वाह, तभी स्पोर्ट्स एक एक्टिविटी एक्सेप्शन में भी था, याद है कि अगर इंडिया के बाहर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए जाके खर्चा कर रहे हो वो चलेगा। मिला आपको लैंग्वेज? तो ये पूरा लर्न करना संभव नहीं है, पर एक आइडिया होना चाहिए आपको इन चीजों के बारे में। सो एक बार फिर रीड कर लेना, दिस वाज योर शेड्यूल नंबर 7। एंड यहां पर देखो MCA के सर्कुलर पे बहुत पॉइंट है, ये सब हो गया है इनडायरेक्टली, मैं नए बुक से हटा भी दूंगा बहुत सारे चीज़ों को। ये एक नोट कर लेना, ये शायद रहने दूं नोट बोलकर, ये हटवा दूंगा, दरकार नहीं है। आज ये रन पीछे जाओ एक पेज, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फॉरेन होल्डिंग कंपनी, मिला लैंग्वेज? MCA सर्कुलर, ये देखो ये देखो, तुम इस पेज में थे, बस इससे 2 लाइन ऊपर जाओ, मिला? वहाँ देख लो, ये भी नोट बोल के आप पढ़ सकते हो। ये दिस इज लाइक योर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोजेक्ट्स, मैक्सिमम 5%। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, वील मीट अगेन टू डू द रिमेनिंग पार्ट। वो आप घर से कर लीजिएगा, मत आइएगा, मतलब इफ यू मतलब वेस्ट होगा टाइम।
ये सॉलिड पोर्शन था समझाने वाला, क्वेश्चन आंसर्स वाला के लिए मैं ग्रुप में से लिख भी देता हूँ, कम टुडे, डोंट कम टुडे। ओके, चलो, गुड बाय एवरीवन।